बहुत जल्द चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी किलो में। ऐसा होने वाला है, आपको भी लग रहा है? सिल्वर कम पड़ने वाला है, तो जो चीज़ कम पड़ने वाली है उसका भाव तो बढ़ने ही वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप क्या सजेस्ट करें? गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट दोनों में करिए। गोल्ड ने 9 महीने में 43% का रिटर्न दिया। 10 रुपए से भी आप गोल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5,000 अगर कोई हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे। अगर किसी ने 1,000 रुपए की SIP की होती उस फंड में और उसकी आज की वैल्यू होती 794 करोड़ रुपए। अगर मैं लॉन्ग रन में जा रही हूँ तो मैं अपना सारा पैसा उसमें ही क्यों ना लगा दूं? मैं क्यों आधा बैंक में डालूं, आधा FD में डालूं? क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है? ओनली इफ योर होराइजन इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स। भूल जाओ ना 60 साल के लिए। लोग जमीनें पुश्तों की रखते नहीं है क्या? अगर आप पैसे निवेश ज्यादा नहीं कर पाते तो आप निवेश का ड्यूरेशन लंबा कर दो, आप अपने आप ज्यादा पैसा कमा। इंडिया में अभी भी 96% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 4% लोग कर रहे हैं। तो ये जो 96% लोग हैं, आपका मानना है उन्हें भी 4% में आना चाहिए? लोग FD को गाली देते हैं, FD का भी यूज केस है। मेरे पास क्लाइंट आते बोलते हैं सर हमारे को FD के साथ साथ सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD करना है। 25 साल से लेके 45 साल वाला अगर इन्वेस्ट करना चाहे उसका बजट एलोकेशन कैसा होना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि उसका 60 to 70% पैसा जो है वो इक्विटीज में होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है पैसा डालने के। आप निफ्टी 500 के कोई भी इंडेक्स फंड में SIP कर दो। मेरे इनकम का एडवाइजेबल कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए? मिनिमम 25%। घर की अगर हम बात करते हैं, उस कपल ने अगर 3 BHK लिया तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद उस घर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। पर वो कैश फ्लो नहीं है ना उनके लिए। 25 साल की उम्र में किसी ने EMI बांध ली अपने घर की, तो 25 से लेके 35 साल तक उसकी EMI तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर वो रेंट पे रह रहा है तो अगले 10 साल में उसकी जो घर का रेंट है वो तो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा ना। मैं घर खरीदने के विरुद्ध नहीं हूं, अपने आप को तंग करके घर मत खरीदो। गोल्डन रूल घर खरीदने का वो था आपकी एनुअल इनकम का 5 गुना। ये इन्वेस्टमेंट अगर मैं नहीं फंसना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं सेफ रहना चाहती हूँ और जिसमें कोई बुराई भी ना हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का बस सर्च कर लीजिए निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, 10 नाम आ जाएंगे। जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो उस पर डाल दीजिए पैसा, उससे ज्यादा मत सोचिए। जानते भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा क्रिप्टो देता है किसके लिए क्रिप्टो? एटलीस्ट 5,000 से ऊपर जिसकी SIP चल रही है वो 500 रुपए तक की SIP उसमें कर दे। अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हो तो क्रिप्टो से तो बहुत दूर भागोगे। क्या अभी आपने देखा है कि अवेयरनेस लोगों की बढ़ गई है टर्म इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? आई थिंक दैट इज वन प्लेस विच इंडिया लैक्स अ लॉट, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि सबकी एक ही फीलिंग अपुनिच भगवान है। पैसा बोलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं शालिनी कपूर तिवारी लेकर हाजिर हूं पैसा बोलता है विद SKT। अब पैसा क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कब बोलेगा, आपसे बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट पे देखने को मिलेगा। कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, इंश्योरेंस हो, टैक्स हो, हर क्षेत्र में आपको सटीक राय दी जाए, आपको एजुकेट किया जाए। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आप कई तौर पर उन्हें वैसे तो पहचानते हैं, लेकिन अगर मैं पैसिव इनकम कोच के तौर पर आपको बताऊं तो जो सबसे पहला नाम आपके जहन में आता है वो है संजय कठुरिया जी का। बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू शालिनी मैम, थैंक यू सो मच। बिजनेस कोच क्योंकि आप हैं, तो कैसे हम पैसा कमाएं, बस इसी के ऊपर जोर रहता है जब भी आपके साथ मुलाकात होती है। अब आज की हम जो शुरुआत करेंगे, और ये पूरा पॉडकास्ट मुझे लगता है अगर हम 5 डिजिट इनकम वाले जो लोग हैं उन पर फोकस करते हुए करें तो चलेगा। बिल्कुल दौड़ेगा, एब्सोल्युटली। मतलब 10,000 से लेके 99,000 तक जो भी कमा रहा है, ठीक है, उसे बेनिफिट हो। बिल्कुल डन है। मैं हाल में पढ़ रही थी कि सोना तो खैर सबकी औकात से बाहर जा ही चुका है, अब चांदी भी जाने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये अंदेशा जताया है कि बहुत जल्द चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी किलो में। ऐसा होने वाला है, आपको भी लग रहा है? देखिए, प्राइस क्यों बढ़ता है किसी भी चीज़ का? प्राइस इसलिए बढ़ता है कि उसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। तो जो सिल्वर है उसका ना इंडस्ट्रियल यूज़ केस है, यानी जो बैटरीज आती हैं, EV बैटरीज आती हैं, उसमें सिल्वर यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर यूज़ होता है। तो एक रिपोर्ट ये कहती है कि जितना सिल्वर इस दुनिया में है उतना मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी नहीं है, मतलब सिल्वर कम पड़ने वाला है। तो जो चीज़ कम पड़ने वाली है
उसका भाव तो बढ़ने ही वाला है। अभी कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा मैं बोलूं कि नहीं जी अगले 1 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो सिल्वर का भाव बढ़ेगा। ये अभी देखिए पिछले कुछ समय में ये 70,000 रुपए किलो से लेके अचानक से 1.25 लाख रुपए किलो के आसपास पहुंच गया। गोल्ड ने भी तेजी दिखाई, सिल्वर ने भी तेजी दिखाई। ये एक बड़ा यूनिक माहौल चल रहा है इस दुनिया में, जहां पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट गिरती थी, गोल्ड बढ़ जाता था। अभी स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। हाँ। गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है। हाँ। नहीं तो सबके ना रेशियोज तय होते थे कि भाई गोल्ड इतना बढ़ेगा तो सिल्वर इतना होगा, तो ये रेशियो होना चाहिए। ये सब अब मैथमेटिक्स ही खत्म हो गई है। और ये खत्म हो रही है क्योंकि ग्लोबली जो है ना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत टाइट हो गई है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन में हम आ गए हैं। अब चाइना पिछले 7 महीने से गोल्ड भरे जा रहा है अपने पास। 21 टन गोल्ड जो है वो ले चुका है, 21 टन, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो क्यों वो ले रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रम्प टैरिफ लगा दे और मेरे पास मेरी करेंसी खराब हो जाए, तो इससे अच्छा एक काम करता हूं, मैं गोल्ड प्रिजर्व करके रख लेता हूं। तो ऐसे बहुत रीजन है जिस वजह से सारी चीजें इस बार बढ़ रही हैं। पर सिल्वर का यूज केस स्ट्रांग है और सिल्वर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप चाहिए तो सिल्वर की एक एसआईपी चालू कर दीजिए, 1,000 रुपए की, 500 रुपए की, 2,000 रुपए की। 2 तरीके हैं, या तो सिल्वर ईटीएफ के माध्यम से कर सकते हैं या सिल्वर म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर छोटे समय के लिए कर रहे हैं तो ईटीएफ भी ठीक रहता है। क्योंकि हम 10,000 से लेके 90,000 तक वालों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों को आप ये सजेस्ट करेंगे कि अभी वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद सिल्वर में भी करें? देखिए अपना जो भी निवेश है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये तय किया मैं 3,000 रुपये महीना निवेश कर रहा हूँ, तो आप 300-400 रुपये आराम से गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे 300-400 रुपये में तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ईटीएफ्स जो होते हैं वो यूनिट प्राइस पे होते हैं। तो आज टाटा गोल्ड ईटीएफ है फॉर एग्जाम्पल, वो 10 रुपये का है, 10 रुपये के आसपास का है। तो यानी 10 रुपये से भी आप गोल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब 10 रुपये में आपको किलो नहीं मिलने वाला, ऑब्वियसली रेट के हिसाब से जो जितने ग्राम होगा उतना ही मिलेगा आपको। हाँ। पर एटलीस्ट आप 10 रुपये से पार्टिसिपेट तो कर सकते हो। नहीं तो आज अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो वो तो कहते हैं भाई मेरा 1 ग्राम का ही सिक्का आपका 11,500 रुपए का हो चुका है, 12,000 रुपए का हो चुका है। तो अगर 1 ग्राम सिक्का भी लेने जाओ तो 12,000 रुपए का पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है? तो आप ईटीएफ के माध्यम से कर लो, वहां 10 रुपए में काम चल जाएगा। हाँ, आपको 1 ग्राम नहीं मिलेगा, हो सकता है उसका 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा मिले, बट एटलीस्ट कुछ तो गोल्ड आ रहा है आपके पास। तो जैसे वो बढ़ेगा वो ईटीएफ भी बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप क्या सजेस्ट करें? गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट दोनों में करें? करिए, दोनों में कर सकते हैं। देखिए गोल्ड में भी ये अंदेशा दिखाया जा रहा है कि 3 लाख रुपए जो है वो 10 ग्राम का रेट पहुंच सकता है। अब क्यों पहुंच सकता है? बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये है कि गोल्ड जो है अभी चाइना जैसी कंट्रीज गोल्ड खरीदे जा रही हैं, बिल्कुल रिजर्व्स बिल्ड करते जा रही हैं। इंडिया अपना रिजर्व बिल्ड कर रहा है गोल्ड का। तो जब इतने बड़े बड़े देश खरीदते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड का भाव बढ़ता है, और इसलिए गोल्ड का भाव बढ़ा है। सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर आज जब हम सितंबर में से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 43% गोल्ड का रेट बढ़ा है 9 महीने में, लेस देन 9 मंथ्स में। हम यहाँ सोचते हैं हमारे को 10% साल का मिल जाए, 15% साल का मिल जाए। गोल्ड ने 9 महीने में 43% का रिटर्न दिया है। हाँ। तो गोल्ड क्यों बढ़ा? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करनी चालू कर दी है। हाँ, इसकी वजह से एक नुकसान हो रहा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसमें देखा गया कि 50 से 60% डिमांड कम होगी, इसलिए 9 कैरेट गोल्ड भी अब लॉन्च कर दिया गया है ताकि भाई आम व्यक्ति खरीद सके। वैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, भारत में एक औसतन गोल्ड की ज्वेलरी का एवरेज सेलिंग प्राइस 30,000 के आसपास है। हम ये बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, वहाँ तो लाखों रुपए के आइटम्स पड़े होते हैं। हाँ। पर एक आम व्यक्ति जो सामान खरीदता है ना, वो औसतन 30,000 रुपए का। तो अब 30,000 रुपए में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब अब तो 3 ग्राम सोना आएगा, शायद 3 ग्राम भी नहीं आ रहा। हाँ। प्लस मेकिंग चार्जेस, प्लस ये सब भी है, कुछ बन ही नहीं पाएगा, कुछ बन ही नहीं 3 ग्राम पाएगा। में, हाँ। तो इसीलिए अब जो है 9 कैरेट लाया जा रहा है कि यार एटलीस्ट बंदे 10-12 ग्राम की चेन तो खरीद, 10-15 ग्राम की चेन तो खरीद सके। तो गोल्ड अभी भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। गोल्ड में एक और चीज़ होती है, क्योंकि वो डॉलर डिनोमिनेटेड है और डॉलर इंडिया के हिसाब से हर साल 3 से 4% बढ़ता रहता है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है गोल्ड की ग्रोथ में। ठीक है, तो एक उसकी खुद के प्राइस की ग्रोथ है। अच्छा, तीसरा जो गोल्ड की सप्लाई सालाना बड़ी लिमिटेड है, सिर्फ 3,000 टन ही गोल्ड मिलता है, माइनिंग होती है। तो अगर 3,000 टन में से ये सेंट्रल बैंक और ये लोग ही खरीदने लग गए तो प्राइस वापस बढ़ेगा। और अभी जैसे आप देखेंगे कि औसतन अपने करेंसी के रिजर्व के हिसाब से 15-16% गोल्ड होना किसी भी कंट्री के लिए लाजमी है। जैसे भारत का 13-14% है, चाइना का भी वो नंबर 6-7%। तो चाइना डबल कर सकता है, और चाइना ऑलरेडी करीबन 4-5 हज़ार टन गोल्ड पे बैठा हुआ है। तो यानी वो अगले 4-5 हज़ार टन और जोड़ सकता है। तो वो खरीदेगा तो वापस भाव बढ़ेगा। तो सारे अंदेशा यही दिखा रहे हैं कि गोल्ड बढ़ेगा। अच्छा, गिरा भी है गोल्ड। जब भी एक ऑल टाइम हाई बनाया तो उसने 15-20% रिट्रैक्ट भी किया है। ऐसे कई मौके आए हैं, 1970s में आए हैं,
2008 के आसपास आया है, फिर 2020 के आसपास आया है, जब रिट्रैक्शन भी हुआ है, मतलब नीचे भी गिरा है। पर इससे आपको वरी करने की जरूरत नहीं। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास नहीं आप आज लेके कल बेचो। हाँ। गोल्ड सदियों के लिए होता है, तो आज आप लेते हो तो होल्ड करो उसको 10 साल 15 साल, आपको एक ठीक ठाक रिटर्न दे के चला जाएगा। और ये तो आपने बता ही दिया कि अंदेशा तो यही बता रहा है कि अभी आगे भी गोल्ड गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। बढ़ सकता है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि हम 10,000 से और 1 लाख तक के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो सैलरीड क्लास है या उनकी इनकम इतनी है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो 5,000 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। तो इतने कम अमाउंट से 5,000 अगर कोई हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, इट इज कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में ना 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चीजें हैं जिससे कंपाउंडिंग होती है। एक आप कितना पैसा डालते हैं, एक आप उससे कितना रिटर्न बना सकते हैं, और तीसरा वो कितनी देर के लिए कंपाउंड होता है। बस यही 3 इक्वेशन है। तो अगर आपको फाइनल आउटकम ज़्यादा चाहिए तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए, आपका रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए, पर आपका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें रिटर्न ना हमारे हाथ में नहीं है। अब लोग कहते हैं निफ्टी ने फॉर एग्जांपल 12% सालाना रिटर्न दिया है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री निकाल लो, जितने साल से निफ्टी है, आई थिंक 1993 से होगा एनएससी, आप देखो कोई भी साल में उसने 12% रिटर्न नहीं दिया। किसी में 18 दिया है, किसी में 10 दिया है, किसी में माइनस दिया है, औसतन 12% का रिटर्न दिया, ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दिया। तो इसी तरीके से जब आप कंपाउंडिंग का फाइनल आउटकम निकालना चाहते हो कि मेरे पास कितने पैसे होंगे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है टाइम, कि आप कितना समय देते हो उसको। इसका उदाहरण लेते हैं, वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, सब जानते हैं, 1965 में बनी थी, 1965, आज है 2025, 60 ईयर्स, और उन्होंने जो रिटर्न्स दिए वो है 19.8% पर एनम औसतन। ऐसा नहीं है कि हर साल 19.8 दिया, कभी ज्यादा कभी कम, कभी क्रैश, कभी ऊपर, सब कुछ हुआ। हाँ। तो औसतन 19.8% रिटर्न बना पर एनम का। अगर किसी ने 1,000 रुपए की एसआईपी की होती उस फंड में, तो 720 महीने में उन्होंने डाले होते 7,20,000 रुपए। उसका एनी गेसेस आज का वैल्यू क्या होता है 19.8% के हिसाब से? एनी गेसेस कि भाई इतने करोड़ होता है, इतने लाख होता है क्या? मेरे ख्याल से तो क्योंकि आपसे ही मेरी जितनी बात हुई है उस हिसाब से शायद अरब अरब में पहुंच गया होता। ये है 794 करोड़ रुपीस। आपने डाला कितना था? My 7,20,000 रुपए। वो भी एक साथ नहीं डाला, हाँ। धीरे धीरे स्टैगर्ड तरीके से डाला। हाँ। 60 साल में डाला, और उसकी आज की वैल्यू होती 794 करोड़ रुपए। आज बर्कशायर हैथवे का एक शेयर का प्राइस 7 करोड़ रुपए है, 6 या 7 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 700, मतलब आज आपके पास होते बर्कशायर हैथवे के शायद सिर्फ 100 ही शेयर, हाँ। पर उनकी वैल्यू 700-800 करोड़ रुपए की हो जाती है। हाँ। धीरे धीरे आपने 100 शेयर जमा किए होते उसके, बस 60 साल में आपने कितने शेयर जमा किए? 100 शेयर, और वो 100 शेयर कितने के हो गए? 794 करोड़। सो माय पॉइंट इज, वेल्थ बनाने का जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है टाइम। आप कितना समय मार्केट में रहते हो, क्योंकि उतार चढ़ाव ये मार्केट का नियम है। अभी गोल्ड बढ़ गया, हो सकता है बीच में फ्लैट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, पर ओवरऑल तो आप देखोगे गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया ही दिया है। इसी तरह स्टॉक्स हैं, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स हैं, इसी तरह ETFs हैं। तो आप मार्केट में लंबे बने रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। इससे मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आपने कहा कि निफ्टी ने 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। अब मुझे ये बताइए कि मैं जब ये सोचती हूँ कि मुझे किसी ऐसे एसेट में अपने पैसे को लगाना है जो बहुत रिस्की ना हो, तो हमें रिटर्न हार्डली मिलता है 6%, 7%, 8% तक, हम अगर डेट में भी लगाएं। तो अगर निफ्टी हमें ऑन एन एवरेज 12% दे रहा है, और हम वो अपनी रकम जो हमने डेट फंड में लगाई है या कहीं ऐसे जहाँ पे हमें इंटरेस्ट कम है लेकिन सेफ है हमारा पैसा, अगर वो हम सारा निफ्टी में लगा दें, तो 12% की जगह मरे दर्जे भी 6-7% तो मिलेगा, या वो जीरो हो जाएगा? निफ्टी में? हाँ। निफ्टी में क्यों जीरो होगा? निफ्टी तो बास्केट है। हाँ। कोई एक शेयर पे तो निर्भर नहीं है। हाँ। एक आधा शेयर कंपनी खराब भी हो गई तो बची हुई कंपनी उसको जो है फॉरवर्ड लेके चली जाएंगी। हाँ, तो हम वो पैसा फिर क्यों नहीं निफ्टी में लगाते, हम डेट में लगाए ही ना? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि रिस्क एवर्स होते हैं लोग, कि नहीं भाई हमारे को डर लगता है मार्केट्स में, कुछ भी हो सकता है, 50% नीचे हो जाएगा, कुछ भी हो, एंड फैक्चुअली हो भी सकता है। तो एक वो रिस्क होता है लोगों को। इसे हम कहते हैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन। मतलब हम कहते हैं कि भाई कितना डाउनसाइड आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। देखिए, ये कई लोग बात नहीं भूलें कि 2008 में निफ्टी 63% नीचे गिर गया था। 63%, मतलब 100 का 37 रह गया था। वो कह रहे थे 40 का 36 रह गया, तो 100 का 37 रह गया था। हाँ।
तो ये लोग भूले नहीं है अभी तक, वो घाव अभी भी लोगों के जो है माइंड में। क्यों घाव है? बिकॉज उन्होंने जब वो 37 हो गए तो पैसे बाहर निकाल लिए, जब टाइम था पैसा डालने का तो आपने पैसा बाहर निकाल लिया, तो आपके पास तो लॉस बुक हो गया ना। लॉस जब तक खड़ा है तब तक लॉस नहीं है, जिस दिन आपने लॉस बुक कर दिया तो लॉस बुक हो गया। तो लोग इसलिए पैसा, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उस पैसे की आवश्यकता शॉर्ट टर्म में है। अभी मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो बोले कि मेरे पास 15 लाख रुपए थे, मेरी बेटी की अगले साल फीस भरनी थी। तो मैंने सोचा 1 साल का टाइम है, और मैंने देखा ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो मैंने उठा के 15 लाख रुपए स्मॉल कैप फंड में डाल दिए। अब उन्होंने डाले सितंबर 2024 में, उसके बाद स्मॉल कैप गिर गया 22%, तो 15 लाख रह गए 12 लाख। अब उनकी बेटी की फीस तो वेट नहीं कर सकती ना, हाँ। उनको तो फीस देनी पड़ेगी अगले साल। तो आइडियली जिनके कुछ खर्चे आने वाले हैं, कोई लाइफ का गोल आने वाला है, बड़ा गोल, लाइफ इवेंट आने वाला है, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो एट दैट टाइम अगर समय कम रह गया, 3 साल से कम रह गया, 2 साल से कम रह गया, तो आइडियली इक्विटी में जाना ही नहीं चाहिए, आप डेट पे ही रहिए। आजकल एक और बहुत अच्छा विकल्प है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको थोड़ा बेटर रिटर्न्स दे देते हैं नॉर्मल एफडी से, 9 से 12% तक का रिटर्न दे देते हैं, जिसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। काफ़ी सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, विंड वेल्थ है, बहुत सारे और हैं, इनसे आप कर सकते हो। और वहाँ पे आपको छोटे पैसे से भी आप अपना शुरुआत कर सकते हो, और आपको मंथली ब्याज मिलता है, क्वार्टरली ब्याज मिलता है, सब हो सकता है। तो ये एक विकल्प आ गया जिसमें एफडी जो आज 7-8% दे देती है उससे ज़्यादा बन जाता है, और रिस्क थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका यूज केस क्या है। अगर आपका यूज केस है कि मेरे को 1-2 साल में पैसे चाहिए तो डेट में रहिए, पर आपको पता है मैं 10 साल मेरे को पैसा चाहिए नहीं, 7-8 साल नहीं चाहिए, 15 साल नहीं चाहिए, तो डाल दीजिए निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह मैं एक और मुझे लगता है जरिया ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम अलग अलग जो एलोकेट करते हैं अपने मनी को इन्वेस्ट करते समय, तो ये हमें सलाह दी जाती है क्योंकि जहाँ बहुत रिस्क है वहाँ बहुत रिटर्न भी है। हाँ। 17 to 19% भी कुछ केसेस में है। अगर मैं बहुत लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, 17 to 19% का मैं इंटरेस्ट होप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भी ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मैं लॉन्ग रन में जा रही हूँ तो मैं अपना सारा पैसा उसमें ही क्यों ना लगा दूँ। मैं क्यों आधा बैंक में डालूँ, आधा एफडी में डालूँ, वो ठीक है, इमरजेंसी फंड, ये सारी चीज़ें अगर मैंने निकाल दी हैं तो अपना सारा का सारा फिर पैसा मैं उसमें क्यों नहीं लगा दूँ जहाँ मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलना है लॉन्ग रन के लिए। क्योंकि बुरी से बुरी स्थिति में, जो मैंने कहा मरे दर्जे भी इतना तो मिलेगा ही, तो 17 से 19% मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में भी मुझे 12% तो मिलेगा ही। फिर वो पैसा जो मैं 12% सोच के ही जा रही थी, यहाँ तो मैं वर्स्ट कंडीशन में 12% सोच रही हूँ। तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है? ओनली इफ योर होराइजन इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स। अच्छा, हाँ, अगर आपका होराइजन 15 साल से ज्यादा का है तो आप करिए, कोई चक्कर नहीं। अगर आपका होराइजन 10 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल है तो मत करिए, मतलब फिर आई विल से मत करिए। अच्छा। देखिए, रिटर्न्स को बढ़ाने का देयर आर वेज टू इंक्रीज रिटर्न्स। कैसे इंक्रीज होते हैं रिटर्न्स? सबसे पहला होता है आपने थोड़ा पैसा रिस्की एसेट में डाल दिया। ठीक है, आपने सोचा भी मैं काम करता हूँ, मेरे को 100 रुपये निवेश करने 90 रुपये में क्लासिक एसेट्स में रखता हूँ, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, 10 रुपये में क्रिप्टो में डाल देता हूँ। तो आपको पता है कि लॉन्ग रन में क्रिप्टो ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो उससे क्या होता है, आपका रिटर्न्स बढ़ जाता है। दूसरा तरीका होता है रिटर्न्स इंक्रीज करने का, उसे हम कहते हैं सेक्टोरल रोटेशन। सेक्टर क्या है ना, घोड़ों की तरह है। अभी कोई घोड़ा हर बार अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसने 2 बार अच्छा परफॉर्म किया फिर तीसरी बार अच्छा नहीं करता। हाँ। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कौन सा सेक्टर कब थक रहा है, कब वो वापस उसमें ऊर्जा आ रही है, कब उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो सेक्टर रोटेशन अगर कोई समझ जाए तो वो अपने रिटर्न्स को बेटर कर सकता है, फिर वो सेक्टर मूवमेंट कर सकता है। पर ये हर जन के बस की बात ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। पहले वाला काम फिर भी आसान है कि भाई आपने एक 90% पैसा तो वो कर दिया, क्या कहते हैं, सेव कर दिया, एक 5-10% से रिस्क ले लिया, कल को डूबा तो 5-10% ही डूबा, पर अगर उसको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, तो आपको एक ओवरऑल आपके रिटर्न्स को वो एनहेंस कर देगा। और ऑल ऑफ दिस इज अज्यूमिंग कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 15 साल का। देखिए, लेगेसी वेल्थ है ना, छोटे स्पैन्स में बन ही नहीं सकती। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर एक व्यक्ति एसआईपी करता है 21 साल के लिए, मैं स्पेसिफिकली 21 इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसको 3 हिस्सों में बांटने वाला हूं। 21 साल अगर उसने एसआईपी करी और समझिए पूरा उसका प्रॉफिट 1 करोड़ है, और हम इसको 3 पीरियड्स में बांटते हैं, 7 साल, 7 साल, 7 साल। तो 1 करोड़ के प्रॉफिट में से पहले 7 साल यानी पहले 1/3 टाइम में सिर्फ 9 लाख का प्रॉफिट आएगा। 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगला जो 7 साल है उसमें 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा।
यानी अब टोटल आपके पास 29 लाख का प्रॉफिट आ गया। समय कितना गुजर गया? 2/3 समय गुजर गया। हाँ। तो 67% टाइम चला गया, पर आपको अभी पैसा मिला है सिर्फ 29%। और जो आखिरी 71% है ना, वो आखिरी 1/3 टाइम में आएगा। तो जो कंपाउंडिंग है ना, वो अंत में अपना रिजल्ट दिखाती है। वॉरेन बफेट स्टार्ट किया 11 की उम्र में, 56 या 57 तक आके 1 बिलियन आए। कितने साल? 45 साल निकल गए। 56 के बाद आज वो हैं 93 के, 37 साल और जोड़ दिए, 37 ईयर्स, आज वो हैं 150 बिलियन के। उन्होंने पिछले 37 साल में जो उन्होंने 45 साल में किया था उसका 150 गुना कर लिया है। तो मतलब कितना लंबा जी गए वो एक तरीके से। हाँ। राकेश जी अगर लंबा जी जाते तो वो भी बहुत अल्ट्रा बिलियनर बनते, 100 बिलियन वो भी निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ऑलरेडी 2 बिलियन पे पहुंच चुके थे, वो तो साथ ही 60 कुल मिला के 60 साल के थे। हाँ। 60 या 63 के थे जब उनकी डेथ हुई। लेकिन ये तो फिर क्या हम ये माने कि फिर बुढ़ापे में ही जा करके देखिए ऐसे नहीं है। हाँ। आपको वेल्थ को डिवाइड करना है। कुछ पैसा ऐसा रखना है जो लेगेसी का पैसा हो। मैंने कहा 1000 रुपए डाल के आप 794 करोड़ के मालिक बन सकते थे। ठीक है, अब आप बोलोगे हाँ 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 कौन रुकेगा 60 साल। मैं कहता हूँ आप कुछ भी कमा रहे हो, आप 1000 रुपए साइड नहीं करके रख सकते क्या? भूल जाओ ना 60 साल के लिए। लोग जमीनें पुश्तों की रखते नहीं है क्या? हम लोग कहते हैं ना मेरे फादर के, मेरे दादाजी की जमीन है। हाँ। तो दादाजी की जमीन आप 100 साल रुकने को तैयार हो। एक अगर कोई म्यूचुअल फंड लिया तो उसको भी देख लो एक बार यार, 50-100 साल। पर म्यूचुअल फंड में बीमारी क्या है ना, वो सामने होता है, बटन दबाओ तो निकल आता है। जमीन ऐसे बिकती नहीं है। हाँ। तो इसलिए जमीन लोग होल्ड कर जाते हैं, म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं कर पाते। पर उसको भी एक एसेट क्लास समझो, थोड़ा पैसा ऐसा छोड़ दो। मैं कहता हूँ किसी की तनख्वाह 25,000 है शालिनी जी, क्या वो 1000 रुपए नहीं भूल सकता? तो ये तो फिर मैं तो मानूंगा फिर आपका मन नहीं है इन्वेस्ट करने का, ठीक बात। आप में हैबिट नहीं है ना, आप में इंटेंशन है। तो वो तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल ये है कि भाई हाँ, अगर आपने एक सोचा है कि मेरे को अपने बच्चों को, देखिए हम आज क्या बोलते हैं यार, काश मेरे पिताजी ने ये जमीन खरीदी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ। काश उन्होंने सोना समय पे ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो आपके बच्चे वो काश ना बोले, हाँ, कि म्यूचुअल फंड ले लिया काश था। मेरे पेरेंट्स ने सही टाइम पे एमएफ में इन्वेस्ट कर दिया होता, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया होता, सही जगह पैसा डाल दिया होता। हाँ। तो आप भी तो वही पेरेंट बन जाओगे ना फिर, जिसको ताना पड़ने वाला है। तो एटलीस्ट आप तो वैसे मत बनो। हाँ, ठीक बात है ना। अच्छा, लोग बच्चों के पैदा होने पे, उनके बर्थडेज पे पैसा इकट्ठा आता है, कुछ ना कोई गिफ्ट दे जाता है कोई, और ज्यादातर जो रिलेटिव्स है कैश दे देते हैं। आप जमा कर दो, भूल जाओ बच्चे के लिए 25-30 साल, 30 साल बाद दे देना उसको। सोचो आपने किसी ने बर्थ पे 1 लाख रुपए जमा करा और 30 साल बाद उसको दिया, तो कितना होगा वो 1 लाख रुपए, 30 लाख रुपए? आपको पता है मिनिमम अगर 12% के हिसाब से भी कंपाउंडिंग हुई तो करीबन 32 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए डाले तो 32 लाख रुपए हो गए। अब किसी ने 10 लाख डाले तो 3 करोड़ 20 लाख हो गए। अब तो कितना आप ज्यादा डालते हो उसी पर निर्भर करता है। ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिक्स। आपको अगर आप पैसे निवेश ज्यादा नहीं कर पाते तो आप निवेश का ड्यूरेशन लंबा कर दो, आप अपने आप ज्यादा पैसा कमा लोगे। कि दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक है वो। मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि इंडिया में अभी भी 96% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 4% लोग कर रहे हैं। 96% अगेन या तो प्रॉपर्टी या गोल्ड या बैंक FD, एफडी, आरडी, ये सारे तरीके अपना रहे हैं। तो ये जो 96% लोग हैं, आपका मानना है उन्हें भी 4% में आना चाहिए? सभी को आना चाहिए क्या? देखिए, एसेट एलोकेशन हर गोल के लिए अलग होता है। क्या एफडी बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग एफडी को गाली देते हैं, एफडी का भी यूज केस है। क्या यूज केस है? आपके पास इमरजेंसी फंड है। अब इमरजेंसी फंड तो सबको रखना पड़ता है। कुछ पैसा आपने घर पे कैश रख लिया जी, आपको लगता है मेरे पास 3 लाख का वो होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपने 1 लाख रुपए उठा के घर में कैश रख लिया, तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम इमरजेंसीज के लिए। और 2 लाख की आपने एफडी कर दी, तो एफडी क्या बुरी है इसमें? वो भी रात को जब आप बटन दबाओगे तो आ जाएगा आपके पास, आप स्वाइप कर सकते हो कार्ड उससे, ठीक है, पे कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो। हाँ। अब किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। उसने लाइफ भर मेहनत करी, उसने 2-3 करोड़ रुपए जमा कर लिए, ना उसको अपार्टमेंट में डालना है, ना उसको पैसिव इनकम चाहिए, और उसको नहीं रिस्क लेना है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? एफडी कर लो। मेरे पास क्लाइंट आते बोलते हैं सर हमारे को एफडी के साथ साथ सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करनी है। अच्छा, अब आप सोचो, भरोसा। हाँ, कि भाई मेरे नहीं डूबेंगे पैसे, क्योंकि वहां भी 5 लाख की लिमिट, अगर कोई बैंक डूब गया तो सिर्फ सरकार सिर्फ 5 लाख देने वाली है। हाँ। आप सोचो, इतने फिनिकी होते हैं कि बोलते हैं एफडी नहीं, एसबीआई की एफडी करनी है, कि नहीं प्राइवेट बैंक में नहीं डालना और किसी में नहीं डालना, ही डूब जाएंगे। चल रहे अच्छे खासे हमारे प्राइवेट बैंक्स कितने अच्छे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, ये सब कितने बढ़िया बैंक्स हैं। सही बात है, सर्विस भी अच्छी देते हैं। अच्छी सर्विस, बट ना जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डालना, चाहे 1% हमारे को कम मिले। अब आप ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो गलत है? नहीं है, उनके कोई एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके कोई किसी थॉट ने उनको शेप किया होगा। हाँ। और आज उनके पास इनफ पैसा है कि बोले यार एफडी के इंटरेस्ट से भी हम घर चला लेंगे, तो उनको
हम क्यों तंग करें और बोले कि तुम इक्विटी में मूव कर जाओ। उनको पता चला अचानक से 10% क्रैश कर गया, उनको प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। ठीक बात। तो देखिए, जैसे खाना स्वाद अनुसार होता है। आपकी खिचड़ी में तड़का भी हो सकता है, खिचड़ी एकदम आपके वो हॉस्पिटल टाइप भी हो सकती है जिसमें कुछ नहीं होगा। हाँ। तो वो तो खाने वाले पे निर्भर करता है ना, उसका टेस्ट क्या है, कितना वो जो है तड़का बर्दाश्त कर सकता है। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, कितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो, उसी बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर भी मुझे, अगर मैं एक मोटा मोटी आपको बोलूं कि आप मुझे एक स्लिप पे आप लिख करके दे दो कि 25 साल से लेके 45 साल वाला अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो अलग अलग कौन सा फील्ड हो, मतलब उसका बजट एलोकेशन कैसा होना चाहिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, क्या होगा? पहली चीज मैं ये मानता हूं कि उसको 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है। मेरा ये अजम्पशन है, कुछ तो मेरे को अजम्पशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्लान नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो 10 साल के लिए तो यानी कि वो रीजनेबल रिस्क ले सकता है। मैं ये कहूंगा कि उसका 60 to 70% पैसा जो है वो इक्विटीज में होना चाहिए। अब इक्विटीज में डायरेक्टली ना हो, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो। अब म्यूचुअल फंड कौन सा हो, अगर आपको कुछ भी किसी को नहीं समझ आता कि मैं म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करूं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है पैसा डालने के लिए, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने आप ही पैसा डाल देंगे। ठीक है, तो या तो आप फ्लेक्सी कैप ले लो या मल्टी कैप ले लो, या दोनों ले सकते या दोनों ले लो, मिक्स ले लो, उसमें भी दो ले लो, किसी फ्लेक्सी कैप में 2 ले लो, मल्टी कैप में 2 ले लो। तो यहां आप सेफ हो गए, आपने लार्ज कैप में भी पैसा डाल दिया, मिड कैप में भी डाल दिया, स्मॉल कैप में भी डाल दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट वे टू इन्वेस्ट है। अगर आप कहते हो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे म्यूचुअल फंड उठाऊं, कि इसमें भी क्या करूं, तो आपको मैं और इजी कर देता हूं। भारत का एक इंडेक्स है निफ्टी 500, जिसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज, 150 मिड कैप कंपनीज और 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। उसको कहते हैं निफ्टी 500। ये वो कंपनीज हैं जो भारत देश की टॉप 500 कंपनीज हैं। अब इसमें तो गलती होना कंपैरेटिवली कम चांस है, मैं नहीं कहूंगा 0 चांस है, पर कंपैरेटिवली कम चांस है। तो आप निफ्टी 500 के कोई भी इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दो। पिछले कई सालों में निफ्टी 500 ने भी 13 से 14% का रिटर्न दिया है। तो आपने ये कर दिया। अब ये होगा आपका 60% पैसे के साथ। अब जो आपके पास 20-30% पैसा और है, उसमें आप जो है 2-3 चीजें कर सकते हो। आप उसमें पहले तो इंटरनेशनल इक्विटी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नैस्डैक 100 में पैसा डाल दिया, आपने चाइना के टेक्नोलॉजी फंड में पैसा डाल दिया, आपने जापान में पैसा डाल दिया। कैसे डाल दिया? हमारे यहाँ ETFs हैं जिनसे आप इन सारे जगहों पे निवेश कर सकते हो, एक जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा। तो जैसे नैस्डैक 100 का एक ETF है इंडिया में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। ये क्या करता है, जो भी आप पैसा दोगे वो नैस्डैक 100 में डाल देगा। तो इससे क्या हुआ, आपने अमेरिका का एक्सपोजर ले लिया। अब अमेरिका के एक्सपोजर से 2 फायदे हो गए, एक तो अमेरिकन इकोनॉमी का फायदा मिल गया आपको, बड़ी कंपनीज है वहाँ पे, और दूसरा डॉलर का फायदा मिल गया, क्योंकि डॉलर हर साल 4% बढ़ जाता है। तो आपका पैसा कन्वर्ट होगा डॉलर में और उधर चला जाएगा। हाँ। तो ये आपने कुछ पैसा इसमें कर दिया। बचा हुआ पैसा जो है 10, अभी हमारे 20% पैसा सोचो हमने इंटरनेशनल डाल दिया, इससे हमारे को डॉलर का बेनिफिट मिल गया और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल गया। 10% पैसा आप गोल्ड और सिल्वर में डाल दो, ठीक है, और बचा हुआ 10% पैसा जो है आप हाई रिस्क एसेट्स में डाल सकते हो, चाहे क्रिप्टो हो गया, अगर आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है तो आप स्टार्टअप्स में डाल सकते हो पैसा। इंडिया में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसमें पैसा डाल सकते हो। तो ये आपका बास्केट बन सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल से ऊपर की देख रहे हो और आप अपने आप को डीक्लटर रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं रखना चाहते, तो ये एक रीजनेबल आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो आपने बना दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें मुझे मेरी सैलरी का या मेरे इनकम का एडवाइजेबल कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए? मिनिमम 25%। ओके। मिनिमम 25। देखिए 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। हाँ। ठीक है, अब तो कोई सरकार आपसे 1 रुपया नहीं ले रही उस पर। हाँ। लाख रुपए महीना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ऐसा नहीं छोटा नंबर है। अगर आज आप कोई मिड टीयर टाउन में कोई रहता है तो लाख रुपए में आराम से वो 30,000 में गुजारा कर सकता है, 70,000 रुपए बचा सकता है। ठीक है, अगर वो घर की EMI भी जोड़ ले कि चलो मैंने घर ले लिया तो भी 30,000 और जोड़ लीजिए, रेंट 10,000 बच जाएगा, 40,000 की EMI आ जाएगी, तो भी वो 50-60,000 मैक्सिमम 70,000 में फ्री हो जाएगा। तो आपके पास बच गया ना 30%, तो आप डाल दो इसमें। तो मैं तो सबको एक सलाह देता हूँ, 25% आपको डालना ही चाहिए। हाँ, अगर आपकी अभी तनख्वाह बिल्कुल ही कम है, 15,000 है, 20,000 है, तो कोशिश करके एटलीस्ट 10% अपने पैसे का डाल दीजिए। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़े, ये परसेंटेज बढ़ता रहना चाहिए। और आइडियली मैं तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मैं खुद भी, जैसे 50% इन्वेस्टमेंट रेट होता है हमारा, 50% हम अपना जो इनकम होती है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो वो हाथ से कहीं और चली जाएगी। आईफोन ले लेंगे। आईफोन 17 प्रो मैक्स आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ चला ही जाएगा पैसा। अरे मेरे जानने वाले दुबई से मंगवा रहे हैं भाई। बोलो। तो अभी तो बहुत फोमो आएगा इसका आईफोन 17 का। हाँ। जबकि कुछ नया किया नहीं उन्होंने, मतलब हाँ। बट I agree। लोग लेंगे, वो लेंगे, उनका आदत है। एयर क्यों निकाला है? हाँ, मतलब वो
कहते हैं ना पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हाँ। तो उनको बस इनको आईफोन खरीदने वालों को खरीदने का बहाना चाहिए, नया नया आया चलो ले लेंगे। तो आई थिंक अगर 25% वुड बी अ राइट नंबर टू इन्वेस्ट। अगर आपकी सैलरी कम है तो 10% से आप स्टार्ट कर लीजिए। जबकि होता ये कि ये जो 25% हमारे हाथ में होता है, जो मैं कह सकती हूँ कि सरप्लस है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें छोटी गाड़ी लेनी चाहिए तो हम बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, हमें 2 BHK लेना चाहिए तो हम 3 BHK ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये पैसा तो हमारे हाथ में है बिल्कुल। और ये हम घर में लगा दें। यस, ये होता है। देखिए अगर आप जरूरत से ज्यादा की चीज ले रहे हैं तो वो ना वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, वो रेकरिंग एक्सपेंस है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एक कपल मेरे पास आता है, बोलता है कि भाई हम लोग की अभी भी शादी हुई, मम्मी पापा ने पैसे दे दिए डाउन पेमेंट के, हमने 3 बेडरूम घर ले लिया। मेरे दोस्त के ब्रदर हैं और अब यंग कपल है, 3 बेडरूम हॉल किचन, मेंटेनेंस बढ़ गई। सोसाइटी मेंटेनेंस आपको पता है आजकल नोएडा में 5 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो आपने जो एक्स्ट्रा 300-400 स्क्वायर फीट लिया उसका 2500 रुपए तो आपको देना पड़ेगा हर महीने। अच्छा, फिक्स्ड मीटर चार्ज बढ़ गया क्योंकि आपने 3 बेडरूम लिया है। मेड के चार्जेस बढ़ गए क्योंकि उसको 3 बेडरूम साफ करना है। ठीक है, ओवरऑल इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। बिल्कुल। तो आपका टोटल ओवरऑल इकोसिस्टम कॉस्ट ही बढ़ गया। इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब भी आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद, अच्छा आपने गाड़ी महंगी खरीद ली, चलो एक बार को तो आपने दम लगा के हाइशा कर दिया, चलो ले ली हमने गाड़ी। हाँ। अब उसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, उसका मेंटेनेंस ज्यादा बार आ सकता है, उसमें छोटी सी भी खरोच आएगी तो हजारों रुपए लग जाएंगे। उसके बाद उसमें माइलेज बहुत कम मिलता है आपको, जिसमें आपका पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो आप कैलकुलेट तो करो कि उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होने वाली है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो लोग नहीं समझते। वो समझते हैं यार एक बार गाड़ी ले लोगे, उसके बाद के खर्चे भी तो है ना भाई। अगर आपके ड्राइवर रख लिया तो हो गया 20,000 रुपए और चला गया आपका महीने का। हाँ। तो ये सारी चीजें जोड़ने के बाद आप देखिए कि आपकी तनख्वाह का कितना पोर्शन बन रहा है। ऐसे नहीं कि घर की EMI 35,000 रुपए है, मेरी तनख्वाह 1 लाख है, वेरी गुड, उसके ऊपर के जो 15,000 रुपए लगने वाले हैं हर महीने फिक्स्ड, वो भी आपको देने हैं और वो आप ही की जेब से जाने हैं। लेकिन घर की अगर हम बात करते हैं, उस कपल ने अगर 3 BHK लिया तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद उस घर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। पर वो कैश फ्लो नहीं है ना उनके लिए, और स्ट्रेन आज है। आज आपको मैं मजेदार डेटा देता हूँ। सौरभ मुखर्जिया है, बहुत फेमस पोर्टफोलियो मैनेजर है, उनकी कंपनी चलती है मार्सलस, वन ऑफ द बिगेस्ट PMS ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने भी रिसेंटली मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट चेक बाउंस रेट इज एट इट्स हाईएस्ट इन बैंगलोर एंड हैदराबाद। यानी कि जो लोग ने घर लिया EMI पे, पहला चेक ही बाउंस कर रहे हैं, पहला चेक। अभी 300 चेक देने हैं, और उसके अलावा जो लोग लोन ले चुके हैं उनमें से 10 में से 1 बंदा डिफॉल्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है शालिनी जी पता है? 2020 में जितने ये टेक्नोलॉजी वाले लोग थे उनकी तनख्वाहें बहुत तेजी से बढ़ी। कोविड आया, लोग घर चले गए, टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चालू किया, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज हायरिंग कर रही थी इन कोडर्स की। 3 लाख की तनख्वाह है तुम्हारी, तुम आ जाओ 15 लाख पे आ जाओ। तो बोलते तो 5 गुना, हाँ हाँ आओ आओ आओ। स्टार्टअप्स के पास बहुत पैसा था उस टाइम पे। हाँ। तो अब सोचिए जिसकी तनख्वाह 15 लाख हो गई, उसके 3 लाख थी एक दिन पहले तक, अब 15 लाख हो गई। तो वो क्या सोचता है, मेरी 15 लाख हो, मैं तो 1 करोड़ का घर खरीदूंगा, क्योंकि अगले साल मेरी 30 हो जाएगी, फिर मेरी 60 हो जाएगी। वो तो ये मैथमेटिक्स लगाएगा। इसे हम चाइनीज मैथ्स कहते हैं। जैसे चाइनीज सामान होता है वैसे ये चाइनीज मैथ्स होता है। यार देख मेरी 3 से 15 हो गई, अगले साल मेरी 30 हो जाएगी, फिर मेरी 70 हो जाएगी, फिर मेरी 1 करोड़ हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं जरा 2 करोड़ का घर लेने की कोशिश करता हूँ या 1.5 करोड़ का घर लेने की कोशिश करता हूँ, कहीं से जुगाड़ता हूँ इधर उधर से पैसे और ले लेता हूँ। उसे ले लिया, अब सबकी नौकरी चली गई। हाँ। फायरिंग चल रही है, AI आ गया, उसके बाद सारे कोडर्स का अभी जीना हराम हुआ पड़ा है इस टाइम पे। हाँ। तो अब बोझ तो बोझ है, EMI तो देनी है। आपने 300 महीने की लायबिलिटी ली है, 300 महीने की। हर महीने आपका चेक जाना है भाई। देखिए लायबिलिटी सोच समझ के लेनी चाहिए। हाँ। इतनी लो जो पाल सको। सफेद हाथी थोड़ी पालते घर पे, है ना? तो कितनी लेनी चाहिए फिर आप बता भी दो। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी इनकम का 35-40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बाद, EMI की बात नहीं कर रहा हूं। EMI, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, मेड, जो उस घर को चलाने के एक्सपेंसेस हैं, हाँ। वो सारे मिला के 35 से 40% ऑफ योर नेट टेक होम इनकम, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ अगर दोनों कमा दोनों रहे का हैं, मिला के कर लो, कोई चक्कर नहीं। Okay. अगर दोनों 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 लाख का आपने 35%, मतलब 70,000 80,000 रुपए से ऊपर आपकी। अब आप सोचिए 2 लाख में 80,000 गए तो 1,20,000 बचा। हाँ। 50,000 वो उसमें से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो भी 70,000 बचा। तो दोनों काम हो गए, आपने EMI भी दे दी, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, अब 70,000 बचे, आप उसमें अच्छी जिंदगी जियो, घूमो फिरो। अब वो कपल है यार, अभी शादी हुई है, दे शुड हैव ट्रैवल्ड, दे शुड हैव गॉन आउट, उनको लाइफ को जीना चाहिए था। वो बेचारे स्ट्रेस लेके 60% पैसा EMI में दे रहे, फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं, हमारे पास तो पैसे बचे नहीं घूमने के लिए। सो अवॉइड दीज
ट्रैप्स, अवॉइड दीज पिटफॉल्स व्हेन यू आर यंग। आप यंग हो ना, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बिल्ड करो, अपनी स्किल्स को बिल्ड करो, बड़ी लाइबिलिटी से बचो भाई। पहली तनख्वाह आते ही उधार के वार में मत फंसो। लोग पहली तनख्वाह पे ये सोचते हैं मैं उधार किस चीज का लूं, बाइक ले लूं, आईफोन ले लूं, घर ले लूं, ये ऑप्शन होते हैं। थोड़ी तनख्वाह ज्यादा होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो पहले दिन ही मम्मी बोलने लग जाती है, पापा बोलने लगे बेटा घर ले ले घर ले ले घर ले ले, तेरी तनख्वाह चल गई। हाँ। अरे आ रहे नहीं पैसा आने दो, ये आखिरी तनख्वाह थोड़ी नहीं, तुम्हारी। लेकिन मैं हमेशा ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में भी आपको ये कहते हुए सुना है कि आप होम लोन के या जल्दी घर खरीदने के फेवर में नहीं रहते हो। आपका कहना होता है कि भैया उसकी जगह तुम रेंट पर रह लो। लेकिन मैं ये हमेशा समझना चाहती हूँ कि अगर 25 साल की उम्र में किसी ने EMI बांध ली अपने घर की, तो 25 से लेकर 35 साल तक उसकी EMI तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर वो रेंट पे रह रहा है तो अगले 10 साल में उसकी जो घर का रेंट है वो तो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो क्यों नहीं फिर होम लोन लेना ज्यादा सही है? देखिए, इसका बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं। हाँ। अगर आज कोई 1 करोड़ रुपए का घर है तो उसमें 80 लाख, पहले तो 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करो, ऊपर से 12 लाख रुपए सरकार को दो, ठीक है। 6-7% की स्टैम्प ड्यूटी है, 5% GST है, हाँ। ठीक है। तो 12 लाख तो आपने सरकार को दे दिया एंट्री पे ही। और आपको पता है 1 करोड़ के घर का जो रेंट होगा वो 2 लाख रुपए होगा, यानी 6 साल का भाड़ा तो आप सरकार को पहले दिन दे चुके हो। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आप अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। पर ठीक है जी, हमने कर लिया। अब 1 करोड़ रुपए में आपका 80 लाख का लोन होगा, बाकी आपको करीबन 32 लाख रुपए जेब से देने, तो 32 लाख रुपए पहले इकट्ठे कर लो। 80 लाख रुपए की किस्त आएगी 64,000 रुपए महीना, और उस घर का किराया कितना, 20,000 रुपए महीना। क्या वो जिंदगी में कभी 64,000 रुपए महीना किराए पे जा सकता है? 20,000 रुपए महीने से स्टार्ट हुई आइटम, मतलब एक घर, वो 64,000 तक कैसे जाएगी? कितने टाइम में जाएगी आप सोचिए ना। अच्छा, लोग कहते हैं 10% हर साल बढ़ता है। 10% हर साल नहीं बढ़ता है, टाइम करेक्शन होती है। मैं आपको इसका भी उदाहरण दूंगा। मैं जिस घर में 2014 में रहता था, मेरा रेंट था 42,000 रुपीज पर मंथ। वही घर का रेंट आज करीबन 11-12 साल बाद इज 58 to 60,000 अ मंथ। क्या बढ़ा? कैसे पॉसिबल है? ये हुआ है, ये तो लास्ट 2-3 साल में ही, वो मेरे को लगता है बस 2-3 साल में ही हुआ है जो हुआ है। पर आप देखिए, उससे पहले के 7-8 साल तो नहीं बढ़े थे ना। मैं जिस घर में रहता हूं उसमें सोचिए, मेरा रेंट था पहले 70,000 2 साल के लिए, अब वो है 75,000 2 साल के लिए। तो कितना, 10% भी नहीं बढ़ा, 7% बढ़ा, वो भी 2-2 साल के लॉक-इन्स पे। हाँ। आप ये ना, लोग डराते हैं कि अरे रेंट पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे को धक्के मार के, ऐसे थोड़ी धक्के मार के निकाल देगा तुम्हारे को यार। और क्या बगल में घर नहीं बन रहे हैं? पहले होता था, देखिए पहले सप्लाई ज्यादा नहीं होती थी तो लोगों को टेंशन होती थी यार कि अगर कल को निकाल दे तो यहाँ घर ही नहीं मिलेगा। आज घरों की यहाँ बाहर बढ़ी हुई है, आप जाके तो देखो, अनसोल्ड इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है। ठीक बात। तो माय पॉइंट इज, मैं घर खरीदने के विरुद्ध नहीं हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, अच्छा वो बता दिया हाँ, आपने। मैं, क्योंकि लोग वहां से क्लिप काटते हैं ना, जो अच्छा, लोगों को लगता है कि यार आप अपना कभी व्यू पॉइंट नहीं बदल सकते। बिल्कुल व्यू पॉइंट बदल सकते हैं आपका। मैं ये कहूंगा कि मैं उस टाइम पे घर खरीदने के विरुद्ध हूं अगर आपकी वो कैपेसिटी में नहीं है। अपने आप को तंग करके घर मत खरीदिए। कब घर खरीदें? जब आपने जब कह आपके- दिया कि आप नहीं है, घर हाँ। खरीदने के विरुद्ध नहीं है, आपने बता दिया है, हाँ। तो कब खरीदें वो देखिए, बताइए। पहले तो आपने स्टेबिलिटी फाइंड कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोटा मोटी तय हो गया मैं NCR में ही रहने वाला हूँ, तो आपने मेंटली अपने आप को स्टेबल कर लिया कि मैं नोएडा ही रहूंगा, मेरा अधिकांश समय नोएडा जाएगा। तो मेरे को लगता है क्राइटेरिया नंबर 1 ये होता है। क्राइटेरिया नंबर 2 ये होता है कि जब आपकी इनकम जो है वो इतनी हो गई हो कि आप उस घर को अफोर्ड कर सको। अब आपको मैं बताता हूँ, गोल्डन रूल विच दीपक पारेख जी हैड गिवन कि घर खरीदने का, वो था आपकी एनुअल इनकम का 5 गुना। अब आप मुझे बताइए शालिनी जी, नोएडा में आज घिसी पिटी सोसाइटी में 1 करोड़ का घर है, तो यानी आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब बताइए कितने लोगों की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए? उनकी होगी एनुअल इनकम, हस्बैंड वाइफ टुगेदर 10 लाख की। तो 10 लाख की इनकम पे अगर आप 1 करोड़ का घर की छलांग मारोगे तो आप परेशान ही रहने वाले हो। फिर आप खुश नहीं, उस घर में खुश नहीं रहोगे आप। सही बात। आपने घर क्यों खरीदा? आप खुश रहो, एंजॉय करो, मेरी चीज़ है। तो एटलीस्ट उस इक्वेशन को मैनेज करो। अगर वो 3 बेडरूम वाला कपल 2 बेडरूम ले लेता तो क्या जाता उनका, अच्छे से रहते। और जब पैसे बढ़ जाते उनकी वैल्यू बढ़ जाती, उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते, उनके पास कॉर्पस होता, तो 2 बेचते, 3 ले लेते। तो आप आज ही सब क्यों खत्म करना है? आपको पहली सैलरी से उधार क्यों पालना है? हाँ। कि आप क्यों मतलब फोर्सफुली अपने जॉब से प्यार करना चाहते हो कि भाई अब तो EMI आ रही है, अब तो जॉब से प्यार करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक बात। एंड लंबी कमिटमेंट्स है ना, 300 महीने की कमिटमेंट है, सोच समझ के लेनी चाहिए ना। लोग आजकल शादी सोच समझ के करते हैं ना, भैया इतने लाइफ का कमिटमेंट, ये भी लाइफ का कमिटमेंट है भाई।
आपका हर साल अगर इनकम बढ़ेगी तो साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, आपको ईएमआई ज्यादा चुकाने में बहुत मुश्किल आएगी। सही बात है। हाँ, आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, आपने अचानक इनकम 5 गुना कर ली, 6 गुना कर ली, वेरी गुड। पर अगर नहीं कर पाए तो आपके लिए तो स्ट्रगल रहने ही वाला है होम लोन को चुकाना। आपने मुझे बता दिया कि बजट एलोकेशन मुझे कैसे करना है, मेरा पोर्टफोलियो कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी आपने मुझे बता दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो भी लोग आते हैं या आज के टाइम में आप जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें क्या गलती करते हुए देखते हैं? पहले तो ना उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको पैसा क्यों चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट आता बोलते हैं 100 करोड़ चाहिए, मतलब क्यों चाहिए, मतलब बस चाहिए। हाँ, मतलब क्यों चाहिए, क्यों भी तो बता दो ना, बस चाहिए। ये मतलब वहीं रह गए हम 5 मिनट, क्यों चाहिए, नहीं बस चाहिए, क्यों चाहिए। तो क्लैरिटी नहीं है ना। अब आप 100 करोड़ का गोल बना के चल रहे हो, आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना है, तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे। चाहे आपके पास 1 करोड़ आ गया, 2 करोड़ आ गया, फिर भी आप दुखी रहोगे। फिर एक बंदा आता है, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है सर, मुझे ऐसा लगता है आज मेरा खर्चा 70,000 है, 10 साल बाद ये खर्चे मेरे 1.5 लाख रुपए महीना हो जाएंगे, उसके हिसाब से मुझे कितना पैसा चाहिए। ठीक है जी, हमने कैलकुलेट किया, हमने बोला भाई आपको मोटा मोटी 3-4 करोड़ रुपए होंगे तो बढ़िया। बोला सर 3-4 करोड़ का प्लान बता दीजिए, क्या करना है मुझे। ये ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है कि 3-4, उनको पता है मैं इस पॉइंट पे फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं, तो भाई मैं इस हिसाब से निवेश करूंगा। ठीक है। दूसरी जो उनकी ना रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार संजय सर 18% रिटर्न कैसे बनेगा, वो ये नहीं सोचते मैं 20 साल कैसे इन्वेस्ट करूंगा। तो हम माइंड उनका यही डाइवर्ट करते रह जाते हैं, अरे यार लंबा चलो, ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाएंगे, ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाएंगे। तो सेकंड मिस्टेक है कि वो सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ही डिसीजन ले लेते हैं, चाहे वो मार्केट ऊपर गई है तो भी और नीचे गई हो तो भी। तीसरा है पास्ट रिटर्न्स देख के फ्यूचर रिटर्न्स प्रिडिक्ट करना। ये फंड ने 36% दिया है पिछले 3 साल में, नॉट अ गारंटी कि वो अगले 3 साल में भी 36 देगा। हाँ। ये उसका गोल्डन फेज चल सकता है ना। पर अगर आप देखो 15 साल में उस फंड ने कितना दिया, 10 साल में कितना दिया, वो एक राइट नंबर होता है, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपको क्या मिल सकता है। तो ये तीसरी गलती है कि पास्ट रिटर्न्स को वो फ्यूचर के रिटर्न्स भी मान लेते हैं। चौथा, एसेट क्लास का नेचर, उसका रिस्क और उसका रिटर्न नहीं समझते। देखिए आपके हर फाइनेंशियल गोल के पीछे एक एसेट क्लास होता है, उस गोल को सपोर्ट करने के लिए। उदाहरण के तौर पे पहले क्या होता था, जब इक्विटी इतना इजी नहीं था, मुश्किल था, तो घर में समझो लड़की पैदा हुई तो पिताजी बोलते थे 25 साल बाद शादी करानी है तो एक प्लॉट ले लेते हैं। गोल क्या है, डॉटर की मैरिज, ड्यूरेशन क्या है 25 ईयर्स। ठीक है। तीसरी चीज आपने एसेट क्लास क्या पकड़ा, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लो ऑन लिक्विडिटी, यानी कि घर में कोई तकलीफ आएगी तो ये नहीं बेचेंगे। हाँ। एक बार उधार मांग लेंगे, कुछ और बेच देंगे, गहना बेच देंगे, बट ये नहीं बेचेंगे। तो यानी वो गोल के लिए ये परफेक्ट एसेट क्लास है। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते थे जो पहले करते थे। हाँ। तो उनको क्लियर होता था इस काम के लिए ये पैसा है जी। अब बेटी बड़ी भी 25 साल की हो गई, 25 साल में कोई भी अगर आपने ठीक ठाक जगह प्लॉट लिया होगा तो वो 15-20 गुना हो जाता है। ठीक है। तो आपने जी 10 लाख का प्लॉट लिया था, 2 करोड़ का हो गया, डॉटर की मैरिज भी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया और प्लॉट ने अपना काम कर दिया जो उसको करना था। अच्छा, अगर डॉटर बहुत अच्छी निकली, वो काम वाम कर रही थी, उनके पास भी इनकम थी, तो ठीक है, ये बोनस हो गया उसके लिए। सो लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आपके पास एक गोल था, ड्यूरेशन था, उसके लिए एक एसेट क्लास था और उस एसेट क्लास का एक नेचर था। पर यहां आते हैं लोग, सर 2 साल में पैसा डबल चाहिए, प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो। हाँ। अब जिन्होंने, मेरे को याद है 2014 में मैं रियल एस्टेट में काम करता था, एक बंदा है उसके पास 32 अलॉटमेंट लेटर थे, 32 अलॉटमेंट लेटर्स। हर जगह नोएडा में नया प्रोजेक्ट आया जी, मैंने यहाँ 2 लाख दे दिया, मैंने 3 लाख दे दिया, मैंने 5 लाख दे दिया, मैंने 8 लाख दे दिया, मैंने 10 लाख दे दिया। क्यों? क्योंकि ब्रोकर ने बोला आप 10 लाख दे दो, अभी भाव खुलेगा तो ये 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा, आप बेच देना। वो फंस गया, साइकिल खराब हो गई, इकोनॉमिक साइकिल खराब हो गई। हाँ। ठीक है। अब वो 10 लाख की पर्चियां लेके घूम रहा है, खरीदने वाला एक भी नहीं है, और अब उनकी आगे की पेमेंट ड्यू है, वो दे नहीं पा रहा। और उस समय तो कितने प्रोजेक्ट अटक भी आप गए भी थे। जानते हो 2014 की हिस्ट्री सारे जानते हैं। हाँ। वो गम लोग भूले नहीं है। सही बात है। पूरा एक्सप्रेसवे किस तरह खंडर बना हुआ था। हाँ। आज जाके नहीं, थोड़ा अभी ठीक भी हुआ। 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो बड़े बड़े नहीं- हैं जो अभी भी हाँ। खंडर है। पर पॉइंट इज कि आपको क्यों 32 ऑफर वो चाहिए था अलॉटमेंट लेटर, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए तो 10 गुना पैसा हो जाए, 20 गुना हो जाए। क्यों करना है 10-20 गुना ओवरनाइट? फिर फंस जाओगे। तो या तो आप इकोनॉमिक साइकिल को टाइम करना जानते हो बहुत अच्छे से, आपको सेंस हो गया यार ये इकोनॉमिक साइकिल घूमेगा और मैं आ जाऊंगा। उसके लिए भाई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, और उसमें भी लोग फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेसमैन तक फेल हो जाते हैं। क्यों? माल्या जी फेल नहीं हुए असेस करने में कि एयरलाइन का राइट टाइम नहीं है, उन्होंने लॉन्च कर दी, एटीएफ का भाव बढ़ गया, पैसे दे नहीं पाए, एयरलाइन बंद हो गई। तो उनसे भी गलती हुई ना, इतने बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति, पर नहीं चला दिमाग, तो नहीं चला। तो आप कौन हो भाई, मैं कौन हूं? इसलिए एसेट क्लास को समझो,
एसेट क्लास के नेचर को समझो, उसके एसोसिएटेड रिस्क को समझो और रिटर्न्स के पोटेंशियल को समझो। ये 4 चीजें समझने के बाद निवेश करो। शालिनी जी, आप गृहिणी हैं, आप तो घर पे कभी सब्जी वब्जी खरीदती होंगी, तो जाके चेक करते रहे। टमाटर भी आदमी खरीदता है, जाके चेक करेगा ना एक बार कि ठीक है कि नहीं है। 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो वाली आइटम, यहां आप करोड़ों रुपए के डिसीजंस लेते हो और सोचते ही नहीं हो, दोस्त के टिप पे चले गए। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, कोई एसेट क्लास खराब नहीं है, चाहे वो जमीन हो, शॉप हो। शॉप का बहुत अच्छा यूज केस है, किसी के पास पैसे पड़े हैं, उसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, रेंटल यील्ड आती है 6-7% की, और एसेट में अप्रिसिएशन होता है, और रेंट पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिससे इनकम टैक्स में बचत हो जाती है। तो बहुत प्यारा एसेट क्लास है। आप शॉप ले लीजिए, अगर ऑफिस ले लीजिए, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, 2 करोड़ रुपए पड़े, 1 करोड़ रुपए पड़े। रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, आजकल लिस्टेड कंपनीज है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में आप जो है ऑफिस स्पेस के मालिक बन सकते हैं, उतने हिस्से के आपको हर महीने रेंटल जाएगा उसमें। एसेट क्लासेस की भरमार है हमारे देश में, पर उसके नेचर को समझो, उसके एसोसिएटेड रिस्क को समझो और उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को समझ लो। अब देखिए, क्रिप्टो है, हाँ। क्रिप्टो भी एक एसेट क्लास है, पर पहले समझो तो सही वो एसेट क्लास है क्या। तो बार बार एग्जाम्पल एक ही देता हूं कि थाली है भाई खाने की, ना ज्यादा मीठा कर लो, ना ज्यादा उसको खट्टा कर लो, सिर्फ अचार से नहीं खा सकते, सिर्फ गुलाब जामुन भी नहीं खा सकते, हाँ। बैलेंस्ड होनी चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी अचार, वो क्या कहते हैं, उसके बाद सैलेड, मीठा भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर पूरी प्लेट मीठे की नहीं हो नहीं, सकती। लेकिन क्या है ना, मेरे इन लॉज हैं पहाड़ी, और पहाड़ियों को दाल भात ही पसंद है। चाहिए नहीं हमें दूसरी चीज, नहीं चाहिए, दाल भात हमें दे दो। एक तो सोचना नहीं, समझना नहीं, है ना, तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा। हाँ, नहीं वो तो एक बाद की बात है, वो कभी कभी सब्जी और अचार और true, पापड़ आ जाएगा, लेकिन उनका पसंदीदा व्यंजन रोज का है दाल भात। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने मुझे 2 ऐसे म्यूचुअल फंड आपने बता दिए कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर लोगे, अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है तो आप कर सकते हो। तो वो आदमी जो इतना तामझाम नहीं चाहता, देखो मैं सीधी बात बताऊं, मैं नहीं जानती आप ये मानोगे या नहीं मानोगे, लाइफ में वैसे ही बहुत इश्यूज हैं, सही कह रहे हैं, है ना। अब मेरे पास नहीं इतनी फुर्सत है कि मैं गोल्ड भी ले सकूं, सिल्वर भी ले सकूं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे पास पैसा है तब भी। जिसके पास नहीं है वो बेचारा तो मतलब, है ना, कहाँ निवेश करे वाली बात है कि 2 रुपए में मैं कहाँ निवेश कर पाऊं। जिसके पास है भी, वो पचड़े नहीं लेना चाहता। अब तो इतने सारे पासवर्ड हो गए हैं हम वो नहीं याद रख पाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट, अगर मैं नहीं फंसना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं सेफ रहना चाहती हूँ और जिसमें कोई बुराई भी ना हो, तो ऐसे आदमी के लिए भी कुछ तो होगा आपके पास। एडवाइजर है, आप एडवाइजर से मिल लो, इतने एडवाइजर्स हैं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन आप थाली पूरी 56 भोगी वाली देंगे, नहीं, मुझे दाल भात नहीं देंगे। देखिए, आपको वो एजुकेट कर देंगे, आपको वो एजुकेट कर देंगे कि सब्जी से आपको ये चीज मिलेगी, दाल से आपको ये चीज प्रोटीन मिल जाएगा, चावल से आपको टेस्ट मिल जाएगा पर ये प्रॉब्लम होगी, रोटी से ये अच्छा होगा पर ये प्रॉब्लम होगी। एंड में आप डिसीजन लोगे। वो तो आपको सजेस्ट कर सकता है ना, भाई डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है, आप दवाई लो ना लो तो आपके ऊपर चॉइस है। रोज का जो लंच आपका भी होता होगा, उसमें रोटी, दाल, चावल और सब्जी, ये मतलब मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में सबके में है जी। अब बाकी आपने सब्जी कौन सी खाई है, उसमें तेल कितना डाला है, देसी घी डाला है दाल में कि नहीं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन मेनली ये 4 मील ही होती है। तो ये जो हम इतनी सारी बातें करते हैं ना, उसमें फिर वो 4 ही आप बता दो कि उसमें दाल क्या है, भात क्या है, सब्जी क्या है, रोटी क्या है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, गोल्ड, सिल्वर, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल करना है जो आपका अचार और मीठे की तरह हो जाएगा, ठीक है, अचार की तरह हो जाएगा, समझ लो, वो हो गया थोड़ा इंटरनेशनल। अगर आप करना चाहो, नहीं करना चाहो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज्यादा पैसा वापस फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में डाल दो, 60% की जगह 80% डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको वो बता रहा हूं, रोटी सब्जी अचार सब कुछ बता रहा हूं। अब आप बोलो मेरी प्लेट में दही होनी नहीं चाहिए, रायता नहीं चाहिए मेरे को, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं, जाओ छोड़ दो भाई, मैं मत डालो इंटरनेशनल मार्केट्स में। मेरे को गुलाब जामुन नहीं चाहिए, मेरे को डायबिटीज है, मत डालो क्रिप्टो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं ये आइटम्स एग्जिस्ट करती है। पर हाँ, आप ये बोलो मैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप नहीं खाऊंगा, तो भाई फिर आहार नहीं मिलेगा ठीक से आपको, फिर आप जो है अंडर न्यूट्रिशियस जो आप अपनी वो कर लोगे। क्योंकि ये दोनों एसेट क्लास आपको सबसे अच्छा एक्सपोजर देते हैं पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, क्योंकि मल्टी कैप यानी कि अलग अलग कैप, फ्लेक्सी कैप यानी कि अगेन फ्लेक्सिबल होते हैं वो, मिड लार्ज स्मॉल में आपको झंझट नहीं लेना। मैं काम करता हूं, मैं इसका लार्ज कैप ले लेता हूं, इसका मिड कैप ले लेता हूं, इसका स्मॉल कैप ले लेता हूं, कोई झंझट नहीं, एक फ्लेक्सी कैप लो, खत्म हो गया मुद्दा। ये वाली एडवाइस मुझे चाहिए थी जो तो ये है, तो आप बस मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को याद रखिए, वो रहना चाहिए। अगर उसमें भी आपको परेशानी हो रही है तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ये अपने आप में ही एक मल्टी कैप है, क्योंकि इसमें 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप है।
तो आप अपने आप ही तीनों में निवेश हो गए, तीनों में आप, और वो भी देश की सबसे बढ़िया 500 कंपनीज में, सबसे बड़ी काम, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, मारुति, ये सब में आ गया आपका पैसा। ठीक है, और छोटी कंपनीज धीरे धीरे बड़ी होंगी तो वो आपको रिटर्न्स भी दे देती हैं। बड़ी कंपनी स्टेबल होंगी, वो जल्दी गिरती नहीं है, वो आपको स्टेबिलिटी दे देंगी। और ये काम मैं खुद से भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कर जाइए, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का बस सर्च कर लीजिए, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, 10 नाम आ जाएंगे। जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो उस पर डाल दीजिए पैसा, उससे ज्यादा मत सोचिए। किसी का 30 पैसे है, किसी का 20 पैसे, किसी का 15 पैसे, किसी का 10 पैसे, 10 पैसे वाले में डाल दीजिए, क्योंकि वो है ही इंडेक्स। तो उसमें कोई फंड मैनेजर बैठा ही नहीं होता, तो जो सबसे सस्ता दे दे वो बढ़िया है। तो चीनी है, अब चीनी में तो कोई आर्टिस्ट ही नहीं हो सकती, तो आप क्या करोगे, सबसे सस्ती खरीदोगे। हाँ। तो बस सबसे सस्ती चीनी खरीद लो जाके, बस हो ठीक गया है, आपका काम। उसका ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हो सकता है। फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में ये हो सकता है आपके माइंड में कि मैं कौन सा लूं, पराग पारिक लूं, मोतीलाल लूं, JM फाइनेंशियल लूं, कोटक लूं, HDFC लूं, वो एक मन में आ सकता है आपके, फिर आप गलत डिसीजन ले सकते हो। पर इंडेक्स फंड में तो आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। हाँ, ठीक बात। तो ये- अब मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे डिस्कशन के दौरान ही 2 बार आपने क्रिप्टो कर दिया। हाँ। और क्रिप्टो के बारे में तो मेरी नॉलेज इतनी कम है, तो मैं मतलब बाकी लोगों की तो मैं क्या ही मानूं। जब म्यूचुअल फंड में इंडिया में इतने कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्रिप्टो का तो क्या हाल होगा मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है, और मेरे व्यूअर्स को भी ये पता होगा, कि सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं है कि मतलब रात में सोए और सुबह उठे तो छप्पर फाड़ के बरसा, तो वो क्रिप्टो ही है। उल्टा भी ये सब हाँ उल्टा भी है, क्योंकि उल्टा भी रिस्क है। उतना ही है। हाँ। तो हम जानते भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा क्रिप्टो देता है। तो अब क्रिप्टो पे तो मुझे लगता है एक अलग डिस्कशन करना पड़ेगा। बस मुझे आप ये बता दो कि है किसके लिए क्रिप्टो। क्रिप्टो देखिए, वापस एक तो आपके पास थोड़ा इन्वेस्टेबल कॉर्पस बड़ा होना चाहिए। अगर आप 1000 रुपए की SIP करने वाले हो तो क्रिप्टो छोड़ दो, ठीक है। कितने के ऊपर वाले सोचे? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5000 से ऊपर जिसकी SIP चल रही है, वो 500 रुपए तक की SIP उसमें कर दे। क्रिप्टो में भी आप SIP कर सकते हो। अच्छा, 200 रुपीज पर वीक के हिसाब से आप मतलब 800 रुपए में आप महीना की SIP स्टार्ट कर सकते हो। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, बड़े कॉइन्स हो गए जो मतलब उसमें भी आप कचरा मत उठाओ बाबा, कोई भी कॉइन उठा लिया, क्योंकि 1 करोड़ 80 कॉइन्स है, 1 करोड़ 80 लाख कॉइन्स है, सॉरी। माय गॉड। तो आप क्या क्या करोगे, 80 लाख कॉइन्स, क्योंकि वहां देखिए वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चलता है वहां पे मामला। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 5 सबसे बड़े कॉइन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना जिनकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है। आप बताएंगे? जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, सोलाना है, कार्डानो है, हमारे देश का भी एक कंपनी बहुत अच्छी पॉलीगॉन है, वो है। तो ये है, बस इसी में आप इन्वेस्ट करिए, इसकी SIP बनाइए, इसका एक बास्केट बना लीजिए और SIP करते रहिए, मजे करिए। मतलब जितना इन्वेस्ट हम कर रहे हैं उसका 10%। 5 to 10%। अगर बहुत बड़ा कैपिटल है तो 5%, थोड़ा छोटा है तो 10%। और ये भी लॉन्ग रन के लिए होना एकदम चाहिए? 15 साल, 10 साल, 15 साल। अच्छा हाँ, अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हो तो क्रिप्टो से तो बहुत दूर भागो जाओ, मतलब वो तो ऐप ही डिलीट कर दो। अच्छा। हाँ, प्लीज देखिए, आप वापस समझिए, हाई रिस्क एसेट्स आर नेवर टू बी हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। बस एकदम नियम बड़ा क्लियर है। और हमने अभी तक जितने भी लॉन्ग रन वाले और हाई रिस्क की बात की है, वो सारे 17 से 19% की है। देखिए 17 से 19% मेरे हिसाब से एक ज्यादा एस्पिरेशनल रिटर्न होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से लोगों को 13 से 14% से ऊपर के रिटर्न की अजम्पशन नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है वो कृपा, बट अजम्पशन आपको 13-14% की ही रखनी चाहिए। लेकिन क्रिप्टो तो मैंने सुना है कई कुछ भी दे देता है, बिल्कुल दे सकता है, आपके नसीब पे है। पर आपने पूरे पोर्टफोलियो का रखा ही 5-10% है, तो अगर समझिए उतने पोर्शन ने आपको 25% रिटर्न दे दिया, तो और बाकी पोर्टफोलियो ने आपको समझिए 12% रिटर्न दिया, तो ये दोनों मिलके करीबन 15% रिटर्न पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है, ऑल और नथिंग अप्रोच है। जो चीज सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, सारा पैसा उठा के लोग वहां डाल देते, उधार लेके भी डाल देते हैं। हाँ। अभी हमारे पीछे बड़े अच्छे फ्रेंड मिले, बोले संजय जी आपने मेरी ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराई थी, तो मेरा धीरे धीरे कॉर्पस हो गया 50 लाख। ठीक है, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुश हुआ मैं। अच्छा, तो अच्छी SIP करते थे, 2.5-1 लाख रुपए महीने की करते थे। तो बोलते पर सर वो रह गए 25 लाख। मतलब यार इतना थोड़ी कोई गिरा म्यूचुअल फंड, आप ऐसे ही। बोलते नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है। बोलते हमने वो किसी ने आया बोला कि ये वाला शेयर खरीद लो, अगले 2 महीने में डबल है, इनसाइडर न्यूज़ है। और बोलते मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ उस आदमी को। बोला ठीक है। तो बोलते मैंने सारा 50 लाख का म्यूचुअल फंड तोड़ा और उठा के उनको दे दिया, वो शेयर में डाल दिया। बोलते 220 रुपये में डाला था, अभी 99 रुपये चल रहा है। तो वो 50 लाख मेरे 25 लाख से भी कम हो गए। बोला यार वेरी सॉरी। बोलता है पर मैं तो ठीक हूँ क्योंकि ये मेरा पैसा था, मेरा उधार नहीं था। बोलते मेरे एक फ्रेंड ने, जो बहुत बड़े कोई नेता वेता भी थे, उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लेके 3 करोड़ रुपए डाल दिए थे। अब वो 3 करोड़ रह गए, 1.25 करोड़ रह गए या 1.5 करोड़ के बीच में रह गए। तो अब ये है ऑल और नथिंग अप्रोच। अब मैं होता तो क्या करता, चलिए बोले संजय सर आप होते तो क्या करते। आइडियली तो मैं डालता ही नहीं, क्योंकि मेरा तो प्रिंसिपल है, कोई आता है हाथ जोड़ देता हूं, मैं स्टॉक्स में डालता नहीं पैसा, मैं म्यूचुअल फंड में डालता। पर फिर भी कोई बहुत ही करीबी, बहुत ही
ज़बरदस्त दोस्त, उसने मेरे को, मतलब मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, गलती सबसे हो सकती है। हाँ। तो मैं बोलता ठीक है भाई, एक काम करते हैं, मेरी क्षमता ना समझो टोटल 50 लाख की है, तो मैं काम करता हूँ 5 लाख रुपए के ले लेता हूँ। तो अब वो 5 लाख 2.5 लाख हुए होते, मेरे 47.5 लाख तो बचे हुए होते, तो मेरा टोटली 2.5 लाख का नुकसान होता, इतना मैं बेयर कर सकता था। हाँ। पर यहां क्या हुआ, ऑल और नथिंग, मतलब या तो बिल्कुल नहीं करूंगा, या करूंगा तो सारा ही म्यूचुअल फंड बेचूंगा, उसको मैं पूरा हाई रिस्क में डालूंगा। अब सर पकड़ के बैठा हूं कि यार काश संजय जी की उस दिन सुन ली होती। हाँ, ये भी हो सकता था डबल हो जाए, हो सकता था, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर आज का जो उनका इक्वेशन है, आज का जो उनका इमोशन है, वो क्या होगा आपके हिसाब से? कितने स्ट्रेस में होगा वो आदमी जिसने दोस्तों से उधार लिया हुआ है, जब वो फोन करते होंगे, यार तूने तो डबल बोला था साला, हमारे यहाँ बिल्कुल आधे कर दिए पैसे तूने, बताया नहीं, डबल तूने डिनोमिनेटर में डालना था, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना था, 2 का डिवीजन करना था, पहले बता देता यार। और वो कितने साल की मेहनत थी? क्योंकि आपने ही पोर्टफोलियो, आई गेस मेरे हिसाब से 3-3.5 साल लगे थे उनको, 2-3 साल के बीच में लगे थे। शुरुआत उन्होंने छोटे से की थी एसआईपी से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए, पर बंद कर दी, एसआईपी बंद कर दी, क्योंकि उनको ये इतना बड़ा झटका लगा, वो इनर्शिया में आ गए हैं, इतने इनर्शिया में आ गया, वो म्यूचुअल फंड भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चीजें देखिए, साइकोलॉजी बहुत काम करती है इन्वेस्टमेंट्स में। लोगों को लगता है नहीं यार हम करेंगे और कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अब जिन जिन के पैसे आधे हुए हैं, आप पूछो उनसे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट किस चीज को कहते हैं। मैं कह रहा हूं ये सब ट्रॉमा क्यों झेलना है? आपके पास एसेट क्लासेस हैं, आप छोटे समय के लिए निवेश कर रहे हो, आपने एफडी कर ली, आपने छोटे बैंक्स की एफडी कर ली 5 लाख रुपए तक की, ताकि आप सिक्योर रहो, आपको 2% फालतू मिल गए, वेरी गुड। आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कर लिए, उसमें भी AA लेवल के बॉन्ड्स, अच्छे बॉन्ड्स कर लिए, वेरी गुड, आपको 2% और फालतू मिल गए, ठीक है। आपने क्या किया जी, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स में पैसा डाल दिया, जिसमें थोड़ा इक्विटी है, थोड़ा डेट है, आपने अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लिया। आपने बॉन्ड्स बेस के जो डेट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनमें पैसा डाल दिया, सेफ एंड सिक्योर हो गए, क्योंकि ड्यूरेशन छोटा है। हाँ, ड्यूरेशन लंबा है तो आपको वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डाली 10-15 साल के ले रहे हो, 10-15 साल में तो हो गया ना, इंसान और मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ये सही है। अच्छा, हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था, हमने क्योंकि उसमें टर्म इंश्योरेंस की भी बात की थी, हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की थी, और कोशिश इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी हमारी है, सिर्फ लोग पैसा ना बनाएं, वो जो खतरा समझ नहीं पाते हैं वो भी वो थोड़ा सा समझें कि सिर्फ पैसे और इन्वेस्टमेंट के साथ ही ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो उसकी कितनी ज़रूरत है, और क्या अभी भी, क्योंकि हमारे उस पॉडकास्ट और इसके बीच में थोड़ा गैप है, तो क्या अभी आपने देखा है कि अवेयरनेस लोगों की बढ़ गई है टर्म इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी है ऐसा क्या? आई थिंक सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने एटलीस्ट 0 GST कर दिया इस चीज़ को। दो इसमें सारा बेनिफिट नहीं पास होगा, बिकॉज कंपनीज का इनपुट कॉस्ट होता था, वो अब कॉस्ट बन जाएगा। तो मुझे लगता है फिर भी 7 से 8% का पास बैक मिल जाना चाहिए हमारे को मार्केट में। तो ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप सोचिए, एक ओवर 20 ईयर्स 30 ईयर्स का प्रीमियम आप दे रहे हैं, तो 18%, 7-8% भी बहुत बड़ा नंबर है, लाखों रुपए का नंबर हो जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। सेकेंड, मैं कहूँगा कि अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। मैं तो खुद ही जब अपने बैचेस करता हूँ, देखता हूँ अच्छे खासे लोग जिनकी अच्छी खासी तनख्वाहें हैं, पोर्टफोलियो है खुद के, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, पर इंश्योरेंस नहीं है और ना ही इंश्योरेंस की समझ है। तो आई थिंक दैट इज़ वन प्लेस विच इंडिया लैक्स अ लॉट। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि सबकी एक ही फीलिंग, अपुनिज भगवान है, हमें कुछ नहीं हो सकता। उनका इतना फालतू क्वेश्चन होता है, कोई भी उससे बोले कि भाई तुम्हारा एक टर्म इंश्योरेंस है, तुम्हारे को 20,000 रुपये साल का देना है। अच्छा, कितने साल तक देना है? समझो 25 साल तक देना। अच्छा, तो क्या होगा? बोले अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको, आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ठीक है जी। बोले अगर मैं जिंदा बच गया तो भाई तुमने मरने के लिए हाँ, मतलब गुड थिंग ना, तुमने मरने के लिए थोड़ी इंश्योरेंस ली थी, तुमने ली थी कि अगर बाय चांस तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारा परिवार सफर ना करे। उनको सिर्फ इमोशनल पेन है, जो तो आप ऑब्वियसली नहीं पूरा हो सकता आपके जाने के बाद, पर एटलीस्ट फाइनेंशियल बर्डन उन पे ना रहे। बोले नहीं यार, अगर मैं जिंदा बच गया तो, बोले व्हाट अ प्रॉब्लम टू हैव यार। तो अब इंश्योरेंस पॉलिसीज को समझ आ गया इंश्योरेंस कंपनीज को कि इन लोगों को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि भारत में तो लोगों को पैसा वापस चाहिए। तो उन्होंने मनी बैक स्कीम्स निकाल दी, यूलिप्स निकाल दिए। ठीक है, वो जो योजनाएं होती हैं कि जिसमें 10 साल पैसा डालो, फिर 5 साल मत निकालो, फिर 10 साल फिर से निकालते रहना, फिक्स्ड इनकम टाइप्स। उनको समझ आ गया इंडियन माइंडसेट। अब वो ये नहीं समझ पा रहे इन्वेस्टर कि वो उन्हीं के जेब से निकाल के उनको दे रहे हैं। ठीक बात। आप उनकी कभी रिटर्न्स निकालो, 4-5% की रिटर्न्स निकलती हैं, पर वो नंबर इस तरीके से प्रेजेंट करते हो, अरे वाह मजा आ गया, और अच्छा इसके साथ इंश्योरेंस भी मिलेगी। हाँ हाँ, इंश्योरेंस भी मिलेगी। तो मैं जिंदा बच गया तो पैसे मिलेंगे, और नहीं बचा तो भी मिल जाएंगे। मतलब उनको ऐसे सेटिस्फाई कर देते हैं, और वो एक वहम में आ जाते हैं। अरे भाई ये कॉस्ट है जीने की, भाई रेंट देते हो, EMI देते हो,
रहते हो ना, अब बोलो रोड पे रह लो, सब बच जाएगा, तो रोड पे तो नहीं रह सकते ना आप। पैदल हर जगह 20-20 किलोमीटर पैदल चले जाओ, आपका भाड़ा बच जाएगा, मेट्रो का भाड़ा बच जाएगा, नहीं कर सकते ना, मेट्रो यूज करते हो। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इंश्योरेंस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। कल को आपकी हेल्थ खराब हो गई, कुछ इश्यू हो गया, कुछ आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, हॉस्पिटल जाने की वजह से आपकी इनकम लॉस हो गई, 3-6 महीने आपको इनकम नहीं आ रही, सब चीज कवर्ड है भाई आज के दिन पे। ले लो एक इंश्योरेंस, क्यों परेशान हो रहे हो? एक डिनर कम कर लेना, एक स्विगी जोमेटो का ऑर्डर कम कर लेना, उतने में हो जाता है, इतना ही लगता है, 25-30 रुपए दिन का ये खर्चा तो है। कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक सज्जन आए थे जब इस विषय पे चर्चा हो रही थी कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। आप अपना हाथ दिखाओ संजय जी, ये लाइफ लाइन होती है उनका, ऐसा कहना था। शालिनी जी आप अपना हाथ दिखाओ, ये देखो, अच्छा। ये लाइफ लाइन है। आप देखो, आपकी भी बहुत बड़ी है संजय जी, है ना? उनका ही तो कहना हम ये भी बहुत हम बड़ी भी है। वॉरेन बफेट सर जैसे थोड़ा सा कंपाउंडिंग रिटर्न्स कमा पाएंगे। उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी जीवन रेखा बहुत बड़ी है, तो मुझे कुछ होना नहीं है, तो टर्म इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरी जीवन रेखा बहुत बड़ी है, मुझे तो कुछ होना नहीं ये है, कैलकुलेटर है उनका। तो उनको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है नहीं। हाँ। तो वो पैसे बचा ले रहे हैं, और कितने ही बचा ले रहे हैं। वही जो आपने कहा कि एक स्विगी जोमेटो जितना ही होता बिल्कुल, है। आप सोचो 30 रुपए दिन, 40 रुपए दिन में अगर आप राइट एज पे अपनी इंश्योरेंसेस ले लो तो 30-40 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं। देखिए जब लाइफ आपकी, अब आप देखिए जब बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदते हैं। दे वांट टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव ऑलवेज। उनकी बड़ी बड़ी इंश्योरेंसेज होती है, फायर इंश्योरेंस होगी, ये इंश्योरेंस होगी जी, वो इंश्योरेंस होगी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू। उनको पता है एक बार जरूरत पड़ेगी जिंदगी में, नहीं पड़ी तो हमने खर्चा मान लिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग मान लिया, और भगवान को थैंक किया कि जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर पड़ गई तो भाई ऐसा कवर मिलता है जिसका हिसाब नहीं है। लोग 20-20 करोड़ की, 50-50 करोड़ की, 100-100 करोड़ की इंश्योरेंसेस खरीदते हैं। हॉलीवुड में एक्ट्रेसेस और एक्टर्स अपने बॉडी पार्ट्स के इंश्योरेंसेस लेते हैं, ताकि उनको पता है वो बॉडी पार्ट ही की वजह से ही चल रहे हैं। कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, बट उसकी वजह से ही वो चल रहे हैं, तो उसका वो इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि उनको पता है वो उनकी रोजी रोटी है भाई। कल को मतलब पोर्टफोलियो बनाए या ना बनाए, आप कह रहे हैं ये तो लेना ही लेना है। स्टेप 1 है, पोर्टफोलियो सेकेंडरी है। सबसे पहले इंश्योरेंस, इट इज द सीट बेल्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे गाड़ी में बैठते सीट बेल्ट, वैसे ही यहाँ सीट बेल्ट। तो मुझे संजय जी आप ये बताइए, क्योंकि हमने जितनी भी बात की है उसमें आपने मुझे ये बोला है कि लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करें, इतना करें तो इतना मिलेगा। आज के टाइम में हम सब ये समझना चाहते हैं, तो क्या हम जीना छोड़ दें? क्या हम मजे करना छोड़ दें? अगर हम भविष्य के लिए 25% आपने कहा कि तुम इन्वेस्ट ही कर दो, अभी तो हम गरीबी में और गुर्बत में जी ही रहे हैं, तो अभी का जीवन भी गुर्बत का। 25% जो पैसा मेरे हाथ में है जिससे मैं ऐश कर सकती हूँ, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब मैं बुढ़ापे में जाके फिर ऐश करूंगी, अभी नहीं करूँ? देखिए एक ना बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो क्या हुआ, कुछ बच्चों के सामने मार्शमेलो रख दिया गया था, ठीक है, और उनको एक कमरे में बंद कर दिया, सबके सामने मार्शमेलो रख दिया। अब बच्चों को मार्शमेलो बड़ा पसंद है, मीठा मीठा सा होता है। और एक बंदे ने बोला कि आप 15 मिनट रुको, हम चॉकलेट सॉस लेके आ रहे हैं, और जिसके पास मार्शमेलो बचेगा उसको हम चॉकलेट सॉस दे देंगे। बच्चे हैं छोटे, अब किसी ने देखा, किसी ने खा ही लिया, बोला छोड़ यार कब आएगा चॉकलेट सॉस, कौन देखेगा, ठीक है। किसी ने थोड़ा देखा, ऐसा लिख किया, किसी को बोला नहीं मैं वेट करूँगा, चॉकलेट सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आए और फिर चॉकलेट सॉस मिली, तो जो लोग ने खा लिया था मार्शमेलो रोने लग गए कि भैया हमारे को चॉकलेट सॉस चाहिए, बट कंडीशन वाज कि मार्शमेलो होना चाहिए तभी आपको चॉकलेट सॉस मिलेगी। और बाद में जब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया तो जो लोग ने वेट किया था चॉकलेट सॉस के लिए, उन्होंने लाइफ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। देखिए लाइफ में जितना आप ग्रेटिफिकेशन को डिले करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। ग्रेटिफिकेशन मतलब जो आपको इंस्टेंटली चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप खरीद लेते हो। आईफोन आ गया तो चलो खरीदना है, दूसरे वाला भी खरीदना है, तीसरे वाला भी खरीदना है, चौथे वाला भी खरीदना है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है, मेरे को लीड सिंगर का नाम नहीं पता, मैंने आज तक एक गाना नहीं सुना, पर फिर भी 2 लाख की टिकट लेनी है क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा है, या मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है ताकि कुछ लाइक्स आ जाए मेरे को। ये अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी देता है तो दैट मीन्स यू विल नेवर बी हैप्पी इन लाइफ। फिर आप कोई चीज़ पे खर्च नहीं करो, मतलब खर्च कर रहे हो वो उसका ROI नहीं है आपके लिए, हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी आपको। पर आपको कुछ एक चीज़ एक्सपीरियंस बहुत पसंद है और उसके लिए आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मुझे साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप करना है, छोटा ही करना चाहे, बगल में चला जाऊँ, थाईलैंड चला जाऊँ, दुबई चला जाऊँ, आसपास चला जाऊँ, मैं 30-40 हज़ार में मैं खर्चा करके जा सकता हूँ, 2 दिन बाहर घूम के आ सकता हूँ, एंड यू कैन सेव फॉर इट, उसको प्लान कर सकते हो, तो वो भी तो एंजॉयमेंट है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, और यही ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपको पीछे केसेस पता चले अगर आईफोन के जो हुए हैं, एक बंदा इंजीनियर, उसके पास 2 आईफोन ऑलरेडी पड़े हैं,
तीसरा आईफोन उधार पे ले लिया, अब सिर्फ उधार ही चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। एक बच्चे ने, उसकी मम्मी फूल बेचती थी, कहा मंदिर के बाहर फूल बेचती थी, 3 दिन की भूख हड़ताल कर दी कि मेरे को आईफोन चाहिए, वो बेचारी माँ ने उसको आईफोन ला के दिया। कैसे ला के दिया होगा आप सोचो। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके फादर ने उसको आईफोन की जगह एंड्रॉइड ला के दे दिया। एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया ताकि वो आईफोन लेके इंस्टाग्राम पे रील्स बना सके। ये एंजॉय करना है आपको? इज दिस वेयर वी आर हेडिंग? तो आपको एंजॉय करना है, उसका बजट बनाइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, पर वो चीज एंजॉय कीजिए जिससे आप रियली एंजॉय करोगे, और आप बोरोड एक्सपीरियंस पे मत जिए। जैसे शालिनी जी को एक्स पसंद है, मेरे को वाई पसंद है, बोलो नहीं यार शालिनी जी को एक्स पसंद, मैं वो भी ट्राई करूंगा। भाई दैट्स अ बोरोड एक्सपीरियंस। यू मे लाइक समथिंग, आई मे लाइक समथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं आपका बोरोड एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता, मेरे को जो चाहिए मैं उसी को खुश हूं। मेरे को बाइक लेके लद्दाख जाना है, वो मेरा गोल है, तो मैं वही करूंगा। फिर उसके लिए चाहे मेरे को एक डिनर स्किप करना पड़े महीने का, या मुझे एक बार स्विगी जोमेटो कम करना पड़े, उबर की जगह एक बार मेरे को मेट्रो में जाना पड़े, तो आई विल सेव फॉर इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट एवरीथिंग अराउंड इन फाइनेंस इज अराउंड ऑब्जेक्टिव, गोल। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पैसे से? आप उड़ाना भी चाहते हो तो किस चीज पे उड़ाना चाहते हो? आपको क्लैरिटी है इस चीज की कि उड़ाना किस चीज पे चाहते हो? आप निवेश भी करना चाहते हो तो किस चीज के लिए करना चाहते हो? आपको क्लैरिटी है इस चीज की? भाई आपको पता होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, तो आप बेटर चावल लेके आते हो ताकि अच्छी बिरयानी बन सके। तो ऑब्जेक्टिव है ना, घर पे गेस्ट आ रहे हैं। हाँ। आम दिनों पे वो चावल नहीं आएगा, कोई और चावल आएगा, क्योंकि आम दिन में कुछ भी खा लो, इतना परेशानी नहीं है हमारे को, वो लंबे वाला बासमती नहीं खाना है। हाँ। क्योंकि बिरयानी नहीं बन रही है, नॉर्मल चावल बन रहे हैं। सो यू नीड टू नो व्हाट एक्सपीरियंस यू विल वैल्यू, और उसके हिसाब से आप सेविंग करिए और उस एक्सपीरियंस को लीजिए, पूरा लुफ्त उठाइए, उसका मजे से लीजिए, पर बोरोड एक्सपीरियंसेस मत लीजिए। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रायोरिटी, everything cannot make you happy. If everything is making you happy, then actually nothing is making you happy. मैं अभी हाल ही में पढ़ रही थी कि इंडिया में जो पर्सनल लोन लोग ले रहे हैं उसमें 27% ट्रैवल के लिए लोन लिया जा रहा है, 27%। और आप कह रहे हैं कि सेविंग करके घूमने जाओ, ये बहुत टोटली उल्टा है। हाँ, देखिए, these are called bad loans. बैड लोन्स होते हैं जब आप लोन लेते हो और कंजम्पशन कर देते हो। एक होता है गुड लोन। गुड डेट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया, घर बना दिया, तो एटलीस्ट कुछ एसेट क्रिएट हो गया आपका। हाँ। या आपने कोई बिजनेस चालू कर दिया, या आपने कोई शॉप खरीद ली, कोई जमीन खरीद ली, तो वो गुड डेट है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया उसको। पर बैड डेट हुआ, आपने उधार लिया और उसको कंज्यूम करना चालू कर दिया, चलो हम घूमने चलते हैं, यादें बनाई हाँ। पर यादों पे ईएमआई तो देनी पड़ेगी ना, यादें तो एक पल की थी। हर रोज थोड़ी फोटो खोल के बैठोगे, तो ईएमआई तो 5 साल देनी पड़ेगी ना आपको। तो वही ना, हम कहते हैं कि स्टोरी तो 24 घंटे में चली जाती है, पर ईएमआई 5 साल रह जाती है। सो दिस इज द, क्या कहते हैं, सैड पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और क्या हमें बैड डेट नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बट कितना लेना चाहिए? अपनी टेक होम इनकम का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेक होम इनकम 1 लाख है तो आपकी बैड डेट ईएमआई 15,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए। अगर आप ये रेशियो मेंटेन कर सकते हैं तो प्लीज एंजॉय। इससे क्या फायदा होता है? जब आप ये रिस्ट्रिक्शन डाल देते हो ना, तो अब 2 ही कंडीशन में आप नई चीज ले सकते हो। या तो पुरानी की ईएमआई चुक चुकी है, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है, तो आपके पास स्पेस क्रिएट हो गई। समझे कोई चीज थी जिसकी 7,000 की ईएमआई थी, अब वो खत्म हो गई, तो अब आप नई चीज ले लो ना जिसकी 7,000 की ईएमआई है। या आपकी इनकम बढ़ जाए, आपकी इनकम आज 1 लाख है, वो 2 लाख हो गई, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 30,000 का खर्चा कीजिए, ईएमआई भरिए, क्यों? अब आपकी इनकम बढ़ गई है। कल की इनकम आपकी 10 लाख हो जाए, तो 10 लाख के हिसाब से करिए। आपकी इनकम 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से करिए। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए। 2 लोग हैं, एक जिसने गाड़ी खरीदी है और उसकी ईएमआई उसने 3 साल के लिए बांधी है, और दूसरा है जिसने 7 साल के लिए लोन लिया है। एक शख्स है जिसने घर खरीदा है और उसका लोन उसने 12 साल के लिए लिया है, दूसरे ने 20 साल के लिए लिया है। दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा सही है? देखिए, ये ना थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक आंसर है। उसका रीजन ये है कि कुछ लोगों को उधार पसंद नहीं होता बहुत ज़्यादा, उनको चाहिए तो है उस टाइम बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, बट उनको चाहिए जल्दी निपट जाए। तो इसको मैं फाइनेंशियल डिसीजन नहीं कहता, मैं इसको मैं मनी डिसीजन कहता हूँ। मनी डिसीजन का मतलब तो जो आप इमोशन के साथ लेते हो, जिसमें प्योर लॉजिक नहीं चलता। प्योर लॉजिक तो यही कहता है लोन आपको 8% पे मिल रहा है, मार्केट में आप लंबे समय के लिए पैसा डालोगे तो 10-12% बना लोगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी लोगे। तो आइडियली लॉजिकली तो आपको लंबे से लंबा लोन लेना चाहिए। अच्छा, आइडियली, हाँ। मतलब ऑन नंबर्स, ऑन फाइनेंस। बट जब आप इमोशन से देखते हो, आप बोलते हो यार उधार ज्यादा देर नहीं होना चाहिए, कल को इनकम का क्या होगा पता नहीं है, तो वो मैथमेटिकल डिसीजन नहीं रह जाता, वो थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन हो जाता है। तो जब आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं, तो अगर आप लोन कम समय के लिए लेना चाहते हैं और आप ज़्यादा ईएमआई भरना चाहते हैं,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल, अपने-अपने दोनों हिसाब अपनी से- अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बंदा इतना रिस्क ले सकता है, वो कहता है चलो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है यार मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा आएंगे, मैं उसको कहीं उड़ा दूंगा, इससे पहले मैं लोन ही चुका देता हूँ। दोनों माइंड सेट ओके हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक से फ़ोन आता है या किसी एजेंट का फ़ोन आता है और उनसे बहुत सी स्कीम लेते हैं, और बहुत से लोग, मुझे लगता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है वो ऐसी स्कीम में तो इन्वेस्ट कर ही रहा है। क्या आप उन्हें ये एडवाइस करेंगे, क्योंकि ये स्कीम भी लॉन्ग रन की होती हैं, 10 साल 12 साल 15 साल इससे कम की नहीं होती हैं, तो क्या उनके लिए भी म्यूचुअल फंड ही है, स्कीम्स नहीं हैं? देखिए, मैं एक बार ना एक कुल्फ़ी की दुकान में गया था, तो उसमें लिखा था कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं होती, कुल्फ़ी कुल्फ़ी होती है, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है। हाँ। तो ये जो स्कीम्स है ना, ये पैकेज करके आपको कुल्फ़ी और आइसक्रीम एक साथ खिला रहे हैं, विच इज़ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। इंश्योरेंस के पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए इंश्योरेंस मत लीजिए। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति ये स्कीम्स पे डिपेंड कर रहा है कि 5 साल डालो, 10 साल डालो, फिर 5 साल मत निकालो, फिर 5-10 साल फिर से निकालो, तो मेरे हिसाब से वो करने से अच्छा है आप नॉर्मल एसआईपी कर दो, फिर भी आपको ठीक ठाक रिटर्न्स बन जाएंगे। निफ्टी 50 में कर दो, निफ्टी 500 में कर दो, जहां समझ आता है कर दो, मल्टी कैप में कर दो, फ्लेक्सी कैप में कर दो। बट ये स्कीम्स, देखिए कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड होती है ना, वो आपको हाई रिटर्न्स नहीं दे सकती, और ये गलती उनकी नहीं है जो आपके दे रहे हैं स्कीम, उनकी क्या गलती है? वो तो कह रहे भाई आप मांग रहे थे, हमने दे दिया एक प्रोडक्ट, हाँ। आपको समझ नहीं आई, आपकी गलती। उन्होंने तो आपकी डिमांड थी ना कि भाई मेरे को ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए, पर फिक्स्ड रिटर्न्स जो भी स्कीम देगी वो आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएगी, वो हमेशा कम रिटर्न्स देगी आपको। एंड दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, मतलब ये आप भूल नहीं सकते। तो मेरा कहना होगा एसआईपी करिए, स्कीम्स छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत सी मुझे लगता है आज की ये जो क्लासेस थी आपने उसमें बहुत सी चीज़ व्यूअर्स को समझाई है। कुछ ऐसे सवाल ज़रूर रह गए होंगे जो आज मैं नहीं पूछ पाई संजय जी से, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जब हमारी अगली बार मुलाकात होगी तो मैं पूछ लूँगी संजय जी से। लेकिन आज क्योंकि ये मैंने नया पैसा बोलता है शुरू किया है, तो मैं ये चाहती हूँ, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है संजय जी तो मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। आप अगर कैमरा देखते हुए और लोगों को ये बोलें कि वो पैसा बोलता है को सब्सक्राइब करें। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल शालिनी जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस ग्रेट न्यूज़ चैनल पैसा बोलता है। और आपका ये एक्सपर्टीज रहा है हिस्टोरिकली कि आपको पैसे बोलता है कि पता है, मतलब हाउ इट टॉक्स। तो मैं सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि वीडियोज़ जो आ रही हैं इस पर वो आपको मिस ना हो। मैं भी शालिनी जी के साथ और वीडियोस करूंगा इसी टॉपिक पे, जहाँ जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैन सी मी अगेन हियर। इस वीडियो को एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको आपको अचानक से याद आता है नाम कि हाँ यार ये गलती मेरा ये वाला दोस्त कर रहा है, उसको इमीडिएटली भेज दो, शायद उसका भला हो जाए। 3-4 टॉप लर्निंग्स आपकी क्या रही हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये जरूर बताना, और आगे और किस गेस्ट को आप इनके साथ देखना चाहते हो ये भी बता देना। मैं इनका काम मैं ही कर रहा हूँ आज पूरा मैं वही देख रही थी तो मैं इनका पूरा काम करके जाता हूँ अच्छे से कि आप जो है अगला गेस्ट किसको देखना चाहते हैं इस चैनल पे वो भी बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और शालिनी मैम डेफिनेटली सारे कमेंट्स पढ़ेंगे एंड शी विल गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू गेट दैट गेस्ट फॉर यू। अब मुझे ये भी सीखना पड़ेगा आपसे इतना अच्छे से घंटी बजाओ सब्सक्राइब करो, ये तो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, तो मुझे ये भी सीखना पड़ेगा। मांगना पड़ता है, मांगेंगे तो मिल जाएगा नहीं, पर थैंक यू सो मच। और एक कंटेंट क्रिएटर अगर किसी दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे तो लगता है ये ऐसी सेवा है संजय जी जो कम ही लोग कर पाते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑल इन दिस प्रोफेशन, देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज ऑलवेज कोऑपरेशन, यानी कि आपका जो है कोऑपरेशन जो ज्यादा होता है। एंड वी शुड ऑल थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मतलब इतना टाइम देते हैं, इतना दे लिसन टू अस एंड इतना एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं और होपफुली यूज भी करते होंगे कहीं। और आप तो सालों से लोगों को एडुकेट करने का काम कर ही रहे हैं। बहुत मेरी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। Thank you so much. ये ऐसे ही चलता रहे और इतने बिजी स्केड्यूल में मैं जब समय मांगती रहूं तो मुझे थोड़ा मिलता रहे, वो मुझे पता है मुझे मिल जाया करेगा। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। तो संजय कठुरिया जी तो आपको निवेश के बहुत सारे टिप्स दे ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस फील्ड बहुत बड़ा है,
बहुत वास्ट है और बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद आप जानना चाहते होंगे। तो पहले तो मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि वो और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप जानना चाहते हैं, ताकि उससे जुड़े हुए जो गेस्ट हैं उन्हें हम बुलाएं। और ये काम करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेक ऑफ विद एसकेटी को आपने जितना प्यार दिया, चिंतामणि विद एसकेटी को आपने जितना प्यार दिया, उतना ही प्यार मुझे पैसा बोलता है विद एसकेटी को भी चाहिए। तो फटाफट से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।